बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई के रोल पर। आज की क्लास में हम BA 5 सेमेस्टर एजुकेशन के फर्स्ट पेपर को लेकर आ चुके हैं। ये आपका जो फर्स्ट पेपर है, इसमें के जितने भी क्वेश्चन है पिछले में 2 वर्षों के सभी विश्वविद्यालय के पेपरों को एनालाइज किया, उसी के आधार पर इसमें के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। यदि आप कुछ भी नहीं तैयार करते हैं, कोई अन्य जो है सीरीज वगैरह आपने नहीं खरीदा, यदि यही आप मेरा कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपका जो है 80 से 85% आपका पेपर जो है इन्हीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है आप में जो है 90% भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में जो है 5 ही क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में आपके आते हैं, तो इस मेरे पेपर से आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी पूर्णतया इसी पेपर से हमारा जो है क्लियर हो जाएगा। सेक्शन जो है ए में मैंने जो है केवल 5 ही क्वेश्चन इसमें रखे हैं, तो हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी में जो कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन ए में, तो उसमें हो सकता है कि सेक्शन ए वाले प्रश्न 2-3 एक्स्ट्रा आ सकते हैं। लेकिन जिसमें भी सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जैसे कि MGQAP आपका हो गया, राज्यो भी स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज महाराजे जो है सोहेल देव विश्वविद्यालय, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें जो है 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन ए में, तो उनका जो है पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा इसी से। और जो भी विश्वविद्यालय में जैसे कि देखा है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वीर बहादुर से पूर्वांचल विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तो उसमें हो सकता है 1-2 क्वेश्चन जो है अलग से आपके हैं। लेकिन इसमें से जो है काफ़ी प्रश्न आपको 80 से 85% जो है यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास के माध्यम से हम इसी पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं। इसमें के जितने भी क्वेश्चन है साथ में इसके आंसर भी कराता चलूंगा, इससे आपको कहीं पर भी जो है इसके आंसर भी ढूंढने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका है एजुकेशन का, शिक्षा शास्त्र का है। ये आपका फर्स्ट पेपर है, जो कि आपको पता भी होगा आपका जो फाइनल ईयर होता है जिसमें आपको 5 सेमेस्टर और आपको 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना रहता है। तो इसमें जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको 2 पेपर आपको देना रहता है, और एक आपका इसमें पेपर जो है छूट जाता है, जो भी माइनर का पेपर रहता है वो भी आपका हट जाता है। केवल आपको 2 पेपर जो कि सब्जेक्ट आपके बचते हैं उसके डबल आपको पेपर देने होंगे, आपके 4 पेपर हो जाएंगे। एक पेपर और आपका होगा कंपलसरी का, जो कि कोर्स के तहत आपका उचित होगा, उसका केवल एक ही पेपर करा जाएगा। तो टोटल आपको 5 जो है पेपर इस बार आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, पेपर के यहाँ से आपको नेम देख लेना है। ठीक है, एजुकेशनल जो है असेसमेंट पेपर का आपका नाम है, पेपर का आपका टाइटल है। यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय सभी का सिलेबस है यही आपको पढ़ना फर्स्ट पेपर में। 2 घंटा आपका समय मिलेगा, पूरा पेपर आपका जो 75 नंबर का ये आपका अर्जित होगा। चलिए, सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करूंगा। सेक्शन ए में इसमें जो है केवल 5 ही क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, जिसमें से केवल आपको 2, इसमें जो है 3 ही क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ से लिखा भी हुआ है। लेकिन जो है कुछ यूनिवर्सिटी में सभी क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, तो जिसमें सभी करने को कहेगा तो आपको सभी करना है। जितने क्वेश्चन कह रहा है जिस भी आपके सेक्शन में उतने ही आपको करना है क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि आकलन क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आकलन किसे कहते हैं, पेपर का आपका नाम ही है एजुकेशनल असेसमेंट, तो ये क्वेश्चन की 100% की गारंटी आपके एग्जाम में फंसेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि पर्सनालिटी किसे कहते हैं, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। कि हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है कि मापन के जो है 2 स्तरों के आपको नाम बताना, मतलब मापन किसे कहते हैं, मापन का अर्थ, इसकी परिभाषा हम आपको बताएंगे, और मापन के जो 2 स्तर हैं मापने के, जिसके जो तरीके हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो तीनों क्वेश्चन सबसे पहले हम देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आपका था कि आकलन किसे कहते हैं, तो आकलन को हम समझेंगे। आकलन किसे कहते हैं, आकलन क्यों किया जाता है, विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा अपने अपने शब्दों में दिया है, तो हम सभी इसको स्पष्ट करेंगे। यह क्वेश्चन की गारंटी में 100% की ले रहा हूँ कि आपके एग्जाम में फंसेगा ही। चलेगा, देखिएगा यहाँ से लिखा हुआ है, आकलन जो शब्द है ये संस्कृत भाषा से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि पूर्व अनुमान द्वारा जो है गणना करना, या फिर जो है इकट्ठा करना जानकारी को, या फिर जो है अनुमान लगाना, या जो है अंदाजा लगाना। जैसे कि आपने देखा होगा, आपसे कोई पूछता है कि जो है मेरी उम्र कितनी होगी, ठीक है, तो इस तरह से पूछता है तो आपके मन में 2 सवाल आपके आते हैं। कहीं कोई हो सकता है 18-20 आपकी एज होगी, तो इस तरह से आप जो बताते हैं, ठीक है, जो कह सकते हैं अनुमान लगाते हैं, जो अंदाजा लगाते हैं, इसी को हम आकलन कहते हैं। आकलन का जो प्रयोग हम दिन प्रतिदिन जो है कि जीवन में कहीं ना कहीं जो है करते हैं। जैसे कि खाना बनाते समय खाने में नमक की जांच कर अंदाज़ा लगाना ही जो है कह सकते हो कि उसमें नमक सही है कि सही नहीं है, तो ये भी एक प्रकार का आकलन ही होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, आपसे कोई किसी ने जो है पूछा कि मेरा जो है वजन बताइए, कोई आपसे पूछ ले कि मेरा वेट कितना होगा, तो आपके मन में एक आंसर नहीं रहता है, क्योंकि आप अनुमान लगा रहे हैं ना, तो स्पष्ट आप एक आंसर नहीं दोगे, कहोगे हो सकता है 50 होगा या फिर 55 होगा, तो इस तरह से आप बताते हो, तो इसी को हम आकलन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा में आपको यही जो है लिख देना है एग्जाम्पल सहित आपको। चलेगा, और भी यहाँ से लिखा हुआ है जैसे कि अध्यापक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के द्वारा सभी विद्यार्थियों की जो है बुद्धि का जो है मापन जो है करना, मतलब जो टीचर जो पढ़ाते हैं
तो जो कहते हैं कि जो है अगले दिन हम जो है ये जो चैप्टर है, जो ये आपका यूनिट है, इसको हम सुनेंगे। तो उसके द्वारा जो अध्यापक होता है आपसे प्रश्न करता है, तो आप जो है उत्तर जो बताते हैं, तो उससे भी ये कह सकते हो कि आकलन किया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि जो है बच्चा कितना तेज है, कितना जो है कमज़ोर है, तो इस तरह से उसका भी पता लगाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का आकलन ही होता है। चलिएगा, अब यहाँ से आकलन के हम अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। आकलन जो शब्द है, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मूल्य प्लस जो है अंकन। इस प्रकार जो है आकलन का जो शाब्दिक अर्थ हुआ है कि छात्रों के गुण दोषों की व्याख्या करके उनके संबंध में उचित जो है निर्णय करना अथवा उनके यथार्थ मूल्य का जो है निर्धारण करना, इसी को हम आकलन कहते हैं। फिर है आकलन का अर्थ। आकलन की प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्यों एवं जो है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान को परखने के लिए आकलन जो है किया जाता है। ठीक है, विद्यार्थी ने जो है जो भी सिलेबस पढ़ा है इतने दिनों में, तो टीचर क्या करते हैं, उसकी बुद्धि को परखने के लिए जो जितना भी ज्ञान उसने अर्जित किया है, तो उसको परखने के लिए, उसको जानने के लिए परीक्षा कराई जाती है। तो परीक्षा से ही तो पता चलता है कि विद्यार्थी कितना तेज है, उसने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से भी जो है विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है। कक्षा की जो है अध्यापक प्रक्रिया में छात्रों को 3 पक्ष होते हैं। ये 3 पक्ष जो है इस प्रकार हैं। एक होता है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है भावात्मक पक्ष, तीसरा होता है मनोशारीरिक जो है पक्ष। ये तीनों पक्ष जो है अध्यापन प्रक्रिया में विकसित होते हैं। आकलन के द्वारा ज्ञानात्मक जो है पक्ष में को मापा जाता है। मतलब जो है आकलन के द्वारा हम किस पक्ष को मापते हैं, ज्ञानात्मक आपका जो पक्ष है, जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, ठीक है, इतने दिनों में अध्यापक के द्वारा, उसका जो है पक्ष का जो है आकलन किया जाता है। और यह एक जो है सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रणात्मक गुणात्मक दोनों ही जो है प्रकार की सूचनाएं जो है प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है। और भी आगे लिखा हुआ, मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो कि इसमें शॉर्ट के जितने हैं, मैं सभी को लॉग में करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें से सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। जब आप लॉग में समझ जाओगे, आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना, केवल आपको थ्योरी समझना है। आप जाकर बना के लिखाओगे, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो आगे यहाँ से और भी लिखा हुआ कि आकलन को जो है सूचना निर्णय या मूल्यांकन करने के लिए जानकारी एकत्र करके और विश्लेषण करने की प्रक्रिया में जो है सुधार करने से है। अगर जो है शिक्षा या जो है सीखने सिखाने को जो है जीवन भर जो है जारी रखना है, तो जो है यह सुधार आवश्यक है कि अध्यापक को विद्यार्थियों को समझ पाने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना। और भी आगे लिखा हुआ है कि इससे जो है शिक्षण के तरीके आदि में जो है बदलाव करने का भी जो है मौका मिलता है। आकलन का फराज जो है सिर्फ विद्यार्थियों के आकलन से नहीं होता है, दरअसल जो है इसके अंतर्गत अध्यापक का भी आकलन होता है। और बहुत सारे हमारे जो कि शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने अपने अपने शब्दों में आकलन की परिभाषा को स्पष्ट किया है। जैसे कि इरविन महोदय ये कहते हैं कि अधिगम छात्रों के जो है अधिगम एवं विकास का व्यवस्थित आधार का अनुमान है, और यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, व्याख्या, विश्लेषण और सूचनाओं का प्रयुक्त प्रयोग कर छात्रों में विकास और अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया से है। फिर अगली परिभाषा यहाँ से शब्दकोश के अनुसार है कि आकलन का तात्पर्य किसी चीज़ की जो है कीमत, वैल्यू या महत्व का जो है निर्णय अथवा निर्धारण करना ही आकलन होता है। फिर यहाँ से अगली परिभाषा जो कि लार्सन जी कहते हैं, ये कहते हैं कि आकलन का तात्पर्य है किसी व्यक्ति या समूह के बारे में सूचना संग्रहण, उसका विश्लेषण और उनका अर्थ निकालने की प्रक्रिया से है, जिससे किसी व्यक्ति के बारे में, ठीक है, अनुदेशात्मक, निर्देशात्मक अथवा जो है प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है, उसकी जो है बुद्धि कैसी है, तेज है, अब तेज नहीं है, तो इसके बारे में भी जो है निर्णय लिया जा सकता है। फिर अगली परिभाषा जो कि लिखे हैं होबाइन जो है फील्ड ने, यह कहता है कि आकलन जो है सूचना संग्रहण तथा जो है उस विचार विमर्श की एक प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से जो है प्राप्त कर सकते हैं कि विद्यार्थी जो है क्या जानता है। आकलन क्या है? आकलन एक प्रकार का सूचना का संग्रहण है, ठीक है, उस पर हम विचार विमर्श की प्रक्रिया भी इसको कह सकते हो, जिसके माध्यम से, ठीक है, जिसके माध्यम से हम उसके बारे में जो है जानकारी एकत्र कर सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में कि विद्यार्थी जो है क्या है, वो क्या जानता है, वो क्या समझता है, उसके शैक्षिक अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त के परिणाम, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान पाते हैं आकलन के माध्यम से, जिसके द्वारा जो है छात्र अधिगम में जो है वृद्धि होती है। फिर अगली परिभाषा है, अगली परिभाषा भी यहाँ से दी है कि टार्गसन एवं जो है एडम्स ने लिखते हैं, ये लिखते हैं कि किसी प्रक्रिया अथवा किसी वस्तु के महत्व का निर्धारण करना ही आकलन है। मतलब जो है किसी प्रक्रिया अथवा किसी वस्तु के जो महत्व होता है, जो उसकी एबिलिटी होते हैं, जिसके गुण होते हैं, इसी को हम आकलन कहते हैं। ठीक है, अतएव जो है शिक्षण प्रक्रिया अथवा सीखने के अनुभव की उपयोगिता की मात्रा के संबंध में निर्णय करना ही शैक्षिक आकलन
होता है। मतलब जो है सीखने की जो अनुभव है, जैसे कि आपको टीचर आपको पढ़ाया है, फिर आपका एग्जाम होता है या फिर आपसे पार्ट सिलेबस कोई दे देगा आपको कि सुनेंगे हम अगले दिन, तो इसके द्वारा जो है जो स्टूडेंट होता है उसका आकलन किया जाता है, उसकी बुद्धि का कितना तेज है, उसने याद करके आया है कि नहीं आया है। तो ये भी एक प्रकार का आकलन है, इसी को हम आकलन कहते हैं, सिंपल से परिभाषा। फिर हन्ना जी लिखते हैं कि छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किए गए परिवर्तन के विषय में प्रमाणों को एकत्रित करना। ठीक है, क्योंकि शिक्षालय जो होता है जहाँ पर शिक्षा लोग ग्रहण करने जाते हैं, तो जो विषय से जो ज्ञान आपने अर्जित किया है हर एक सब्जेक्ट का, तो उसको एकत्रित करना एवं उसकी व्यवस्था करना ही आकलन होता है। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। भाई इतनी सी परिभाषा जो कि मैंने आपको लॉन्ग में करा दिया है आकलन के बारे में, आशा करता हूँ आपको विधोद आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है, इसका अर्थ हम देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे, इसकी विशेषता हम देखेंगे। तो सबसे पहले व्यक्तित्व क्या है, जिसको हम पर्सनालिटी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व क्या है, यह प्रश्न जो अक्सर कई लोगों द्वारा जो है पूछा जाता है कि हर व्यक्ति का अपना एक पहलू होता है, जिसके अर्थ के जो है दो रूपों में देखा जाता है। हम जो है पहला इसमें है कि हम किसी व्यक्ति को उसके आकार के रूप में देखते हैं कि वह व्यक्ति का आकार कैसा है, लंबा है, छोटा है, कैसा है, और जो है कि वह जो है कैसा दिख रहा है, और उसकी जो है हम फेस को भी देखते हैं कि दिखने में सुंदर है कि नहीं है। तो इससे भी लोग जो है पर्सनालिटी को जज करते हैं कि ये पर्सनालिटी होती है। जबकि दूसरा पक्ष हुआ है कि व्यक्ति जो है सोचता क्या है, जिसको हम आंतरिक भी कह सकते हैं, उसकी जो सोच होती है, उसके आंतरिक जो विचार होते हैं। और दूसरा जो पक्ष है कि व्यक्ति जो है सोचता क्या है और जो है कैसे जो है चलता है और कैसे बोलता है, तो ये दूसरा पक्ष होता है। तो इसी को हम पर्सनालिटी कहते हैं। आगे यहाँ से हम बहुत ही एकदम सरल शब्दों में समझेंगे। ठीक है, हम सभी इन बातों को देखकर किसी व्यक्ति के निर्णय का जो व्यवहार है उसका निर्धारण करते हैं कि व्यक्ति जो है कैसा होगा, पर वास्तव में इसका जो अर्थ है कई व्यापक है, और आज हम यही जो है आपको बताएंगे कि व्यक्तित्व क्या है। ठीक है, व्यक्तित्व को जो है कैसे मापते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा है, इससे पहले हम इसको अर्थ को हम देखेंगे कि ये जो व्यक्तित्व जो है ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ से समझिएगा, किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके आकार के अनुसार देखकर उसके बारे में अनुमान लगा लेना शायद जो है गलत होगा। मतलब जो है किसी व्यक्ति के बारे में आप उसके आकार को देख लिए तो उसके बारे में अनुमान लगाना यह जो है गलत होगा। यहाँ इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति का किसी वस्तु को देखने का नज़रिया क्या है। ठीक है, वो दूसरे के ऊपर अपना क्या भाव रखता है, कैसे दूसरे को देखता है, दूसरे से कैसे बातचीत करता है, तो उसका नज़रिया क्या है, और किसी वस्तु या किसी प्राणी को वह जो है किस प्रकार से देखता है, वह जो है कैसा सोचता है दूसरे के बारे में। और संपूर्ण रूप से हम कहें तो व्यक्ति के आंतरिक पहलुओं को हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप में जो है स्वीकार करते हैं, यही आपका व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होता है। ठीक है, और भी यहाँ से आगे परिभाषा दी हुई है इसकी, जैसे कि दिया हुआ है कि इसकी परिभाषा भिन्न भिन्न लोगों ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार दी है, क्योंकि इसी को हम व्यक्तित्व की व्यक्तिगत भिन्नता के रूप में देखते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के सोचने और देखने का नज़रिया जो है दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। हमने देखा होगा दो लोग एक ही जैसे कभी हो ही नहीं सकते हैं, और उसकी सोचने की शक्ति दूसरी होगी, दूसरे तरह सोचेगा, दूसरे के पद जो है अन्य भाव रखेगा, और दूसरा व्यक्ति कुछ दूसरे तरह सोचेगा। कुछ जो है गुस्सैल होते हैं, कुछ आपके ज़्यादा कह सकते हो अच्छे व्यक्ति होते हैं। तो इस तरह से देखा है तो समाज में एक भिन्नता होती है हर एक व्यक्ति में। तो यही उसकी भिन्नता जो होती है व्यक्ति में, किसी ना किसी हर एक व्यक्ति की अपनी एक पर्सनालिटी होता है। वो कैसा सोचता है, दूसरे से कैसे बोलता है, प्यार से बोलता है या फिर गुस्से में बोलता है, तो यही जो व्यक्तित्व होता है इसी को हम पर्सनालिटी कहते हैं। व्यक्ति का रवैया क्या है, पर्सनालिटी मतलब उसका रवैया, उसका चाल चलन, उसकी सोचने की शक्ति, इसी को हम जो है व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है, और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि दूसरे से जो है भिन्न होता है, क्योंकि दो व्यक्ति के सोच, उसका दृष्टिकोण एक जैसा नहीं होता है। यानी दो व्यक्तियों की हम सोच की बात करेंगे तो दोनों व्यक्ति एक जैसा नहीं कभी सोच सकते हैं, ना ही उसका दृष्टिकोण जो है एक जैसा होगा। तो चलिए हम परिभाषा के माध्यम से इसको हम समझेंगे। यहाँ से परिभाषा जो लिखी हुई कि व्यक्तित्व जो है जन्मजात और जो है अर्जित विशेषताओं का योग है। मतलब व्यक्तित्व जो होता है, जो पर्सनालिटी होता है, कुछ तो जो है जन्मजात से आपको प्राप्त होता है, और दूसरी आप अर्जित करते हैं, मतलब बाद में आप प्राप्त करते हैं, देख देख के सीखते हैं। फिर है अगली परिभाषा लिखी हुई है कि यह जो है रुचियों का एक आकलन है, इंटरेस्ट का एक आकलन है, जो व्यक्ति के व्यवहार और एक विशेष प्रकार का जो व्यक्तित्व है इसके रूप जो है प्रदान करता है। फिर अगली परिभाषा है, इनकी कई परिभाषा जो है कई लोगों ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार दी है, परंतु वर्तमान समय के अनुसार सटीक परिभाषा देने का जो
श्रेय जाता है आलपोर्ट को जाता है। आलपोर्ट जी लिखते हैं कि यह व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक जो है संस्थाओं का योग है जो वातावरण के साथ उसका समायोजन स्थापित करता है, इसी को व्यक्तित्व कहते हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है व्यक्तित्व के बारे में। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मापन क्या है, जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा। मापन की जब बात आती है तो आपके बहुत मन में आपके सवाल उठते हैं कि मापन क्या है। जैसे किसी ना किसी को जो है अंकों में व्यक्त करना, ठीक है। तो लंबाई को जैसे कि मीटर में मापते हैं, तो इस तरह से जो है बहुत सारे देखा है हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से जो मात्रक होते हैं, जैसे कि समय को जो है सेकंड में मापते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा है तो सभी को एक अंकों में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि जो है दर्जन को जो है दर्जन में कितने होते हैं, 12 अकेले होते हैं, तो इस तरह से उसको जो एक अंक प्राप्त किया गया है किसी वस्तु, किसी या जो है अन्य चीज़ को, तो इसी को हम जो है मापन कहते हैं। यहाँ से हम समझेंगे किसी जो है भौतिक राशि का परिणाम संख्या के रूप में जो है व्यक्त करना। नहीं, किसी जो है कोई भौतिक राशि है उसको उसके जो परिणाम हैं उसको संख्या के रूप में व्यक्त करने को ही हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। मापन मूलतः जो है तुलना करने की एक प्रक्रिया है जिसमें किसी जो है भौतिक राशि की तुलना एक जो है पूर्व निर्धारित मात्रा में की जाती है। इस पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि विशेष के लिए मात्रक कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम कहते हैं कि किसी पेड़ की ऊंचाई जो है कितनी है, 10 मीटर है, तो हम जो है पेड़ की ऊंचाई की तुलना जो है 1 मीटर से कर रहे हैं होते हैं। तो पेड़ कितना जो कि ऊंचाई को किस में मापते हैं, क्योंकि मीटर में मापते हैं। या जो है मीटर का एक जो है मानक मात्रक है जो किसी भौतिक राशि लंबाई या दूरी के लिए जो है प्रयुक्त होता है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि जो है जो मात्रक होता है, जैसे सेकंड होता है समय का, द्रव्यमान का जो है किलोग्राम होता है। तो इस तरह से हम किसी वस्तु भौतिक राशियों को जो हम संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, इसी को हम मापन कहते हैं। आशा करता हूँ आपको परिभाषा समझ में आई होगी। और भी आगे यहाँ से लिखी हुई है, मापन एक जो है निरपेक्ष शब्द है जिसकी व्याख्या करना कठिन है। प्रायः मापन से प्रायः यह लगाया जाता है कि यह जो है प्रदाताओं का जो है अंकों के रूप में जो है वर्णन करना, मतलब किसी भौतिक राशि को उसको अंकों के रूप में व्यक्त कर देना, इसी को हम मापन कहते हैं। मापन किसी वस्तु का शुद्ध व वस्तुनिष्ठ जो है रूप से वर्णन करता है। फिर यहाँ से परिभाषा बहुत सारे हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने स्पष्ट किया है, जैसे कि एस जो स्टीवेंस लिखते हैं, ये कहते हैं कि मापन जो है किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियम के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। जो भौतिक राशियां हैं या फिर भौतिक जो वस्तु हैं उसको अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम मापन कहते हैं। अगली परिभाषा फिर हेल्म्स स्टैंडर्ड लिखते हैं, ये कहते हैं कि मापन को एक प्रक्रिया के रूप में जो है कह सकते हो परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी जो है व्यक्ति या पदार्थ में निहित जो विशेषताओं का आंकिक करना, ठीक है, या फिर आंकिक के रूप में उसको वर्णन करना, इसी को हम मापन कहते हैं। फिर अगली परिभाषा यहाँ से गिलफोर्ड लिखते हैं, ये कहते हैं कि मापन जो है वस्तु और घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। तो सिंपल सी परिभाषा, किसी भौतिक राशि को, ठीक है, अभी मापन वस्तुओं को अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम मापन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा इतनी आपको लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको लिख देना है, जैसे कि लंबाई को मीटर में, ठीक है, लंबाई आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। और भी इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल भी जो है आप दे सकते हैं, ठीक है। देखिए समय को सेकंड में मापा जाता है, तो इस तरह से इसके आपको जो है एग्जाम्पल भी आपको लिख देना। अब अगला इसमें क्वेश्चन होने का आपका बनता है, मैंने अभी आपको मापन बताया, अब क्वेश्चन बनता है कि शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। क्योंकि आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन में क्वेश्चन बनता है कि शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। तो यहाँ से हम शैक्षिक मापन की बात करें। मापन क्या होता है, किसी को जो है संख्या, किसी वस्तु की संख्या के रूप में व्यक्त करना, उसको हम मापन कहते हैं। अब यहाँ से शैक्षिक की बात कर रहा है, शैक्षिक मापन की। तो विद्यार्थी जो कि स्कूल में जो अर्जित करता है ज्ञान, तो जब एक एग्जाम कराया जाता है तो व्यक्ति जितने अंक प्राप्त करता है तो वो भी तो अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। व्यक्ति की बुद्धि कितनी थी, ठीक है, जो कि अपने अंक अपने जो है बुद्धि से प्राप्त कर पाया है, तो ये इसी को हम शैक्षिक मापन कहते हैं। शिक्षा के स्तर को, व्यक्ति में जो शिक्षा का स्तर है इसको जब मापते हैं, इसी को हम शैक्षिक जो है मापन कहते हैं। सिंपल से परिभाषा यहाँ से हम समझेंगे। तो शैक्षिक मापन क्या है? शैक्षिक मापन जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न अंगों की जो है उपयोगिता, शिक्षा से जुड़े जो विभिन्न जो व्यक्तियों की जो क्रियाएं होती हैं उसकी उपयोगिता, छात्रों की बुद्धि का इसमें आकलन किया जाता है। छात्रों की रुचि क्या है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, छात्रों की अभिक्षमता क्या है, व्यक्तित्व उसका क्या है, शैक्षिक उपलब्धियाँ का जो है निश्चित मानकों के आधार पर उसको देखा जाता है, उसको परखा जाता है। इन्हें जो है निश्चित शब्दों में
या उनको निश्चित शब्दों में या फिर जो है कह सकते हो अंकों के रूप में उसको प्रकट किया जाता है। जैसे कि एग्जाम कराया जाता है तो टीचर आपको नंबर देते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमने इतना लिखा तो आपको नंबर देते, तो वो भी तो एक अंकों के रूप में व्यक्त करते हैं हर एक जो है स्टूडेंट को, कि वह व्यक्ति जो है इस सब्जेक्ट में इतना तेज है, इतना लिखा, तो उसको अंकों के रूप में भी जो है व्यक्त करते हैं। तो यही आपका होता है शैक्षिक मापन। शैक्षिक मापन एक जो है विस्तृत एवं जो है एक व्यापक जो है संप्रदाय है। इसे मानसिक मापन भी जो है कहा जाता है। व्यक्तित्व मापन को हम मानसिक मापन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है मानसिक प्रक्रियाओं के विभिन्न परत है, जैसे कि स्टूडेंट की बुद्धि, उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिवृत्ति आदि को जो है इसी के माध्यम से मापा जाता है, फिर इसको इसी में शामिल किया जाता है। ठीक है, और भी यहाँ से इसके बारे में लिखा हुआ है। मापन जो शब्द है, इस शब्द से जो है किसी वस्तु के मापने का भाव जो है स्पष्ट होता है। और यह बात जो है समान व्यवहार की है कि किसी वस्तु को जब शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है तो वह जो है मानव के विभिन्न व्यवहार समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। और इस विषय में व्यक्ति को स्वतंत्र इकाई मानकर उसकी व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि विज्ञान विषय के अध्ययन में, ठीक है, वह जो है कितना अंक प्राप्त किया है, या फिर अन्य कह सकते हो अपेक्षा जो है खा के परेशानी, मतलब जो है आप ऐसा भी कह सकते हो कि जैसे एक सब्जेक्ट में जो है विद्यार्थी कोई तेज होता है, दूसरे में कम तेज होता है, तो एक की अपेक्षा दूसरे में ज़्यादा अंक पा जाता है, तो ये क्यों पाता है, तो इस तरह से इसका भी हम गणना करते हैं। तो इस तरह की समस्याओं के लिए मापन के द्वारा ही क्यों का जवाब जो है ढूंढा जाता है। बुद्धि के मापन के द्वारा जो है आंका जाता है, और जो है व्यक्ति परीक्षण का मापन ही एकमात्र जो है साधन है। इस तरह से आपको लिखना है। बहुत सारी शैक्षिक मापन की परिभाषाएं दी हुई हैं हमारे शिक्षा शास्त्री के अनुसार, जैसे कि जो कि ब्रैडफील्ड लिखते हैं कि मापन किसी जो है मापी जाने वाले वस्तु के गुणों को जो है अंगों के रूप में, अंगों नहीं यहाँ से अंकों के रूप में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जो उस वस्तु की स्थिति को जहाँ तक जो है संभव हो सके ठीक ठीक जो है अंकित कर सके अंकों के रूप में, इसी को हम मापन कहते हैं। फिर यहाँ से जो कि हेल्प स्टेट लिखते हैं, ये कहते हैं कि मापन को एक जो है प्रक्रिया के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है, जिसमें जो किसी स्थायी पदार्थ में निहित विशेषताओं का जो है अंकन किया जाता है, ठीक है, उसको अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसी को हम मापन कहते हैं। अगली परिभाषा है से एस स्टीवेंस लिखते हैं कि मापन जो है किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। सभी का कहना मतलब यही है कि शैक्षिक क्षेत्र में कहेगा तो विद्यार्थी जो भी सब्जेक्ट में जितना तेज होगा तो उसी प्रकार का जो है जब परीक्षा कराई जाएगी तो उतने वो अंक प्राप्त होगा, तो इसी को हम शैक्षिक मापन कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये परिभाषा आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बुद्धि किसे कहते हैं, इंटेलिजेंट किसे कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कि व्यक्तिगत परीक्षण से आप क्या समझते हैं, तो हम दोनों क्वेश्चनों को यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले बुद्धि को परिभाषित करना है, इंटेलिजेंट किसे कहते हैं। बुद्धि एक ऐसा जो है सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम जो है अपने प्रतिदिन जो है बोलचाल की भाषा में काफ़ी करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कहेंगे ये जो है इसको अक्ल नहीं, इसकी बुद्धि नहीं है, आपने जो है रोज़ सुनते होंगे इस तरह की जो है बातें। तो तेज़ी से जो है सीखने और समझने और अच्छे स्मरण, मतलब जो है जो कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, और उनकी जो स्मरण होती है, उनकी जो मेमोरी होती है, वो जल्दी जो है कोई अतीत की बातों को जो है याद भी कर लेते हैं। और तार्किक चिंतन आदि गुणों के लिए जो है हम दिन प्रतिदिन की भाषा में बुद्धि का प्रयोग जो है करते हैं। तो इस तरह की जो बुद्धि होती है तो उसको एक अच्छा बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि शब्द को जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने जो है भिन्न भिन्न प्रकार से जो है परिभाषित किया है। इन सभी जो है परिभाषाओं को मूलतः जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो हमारे बहुत सारे शिक्षा शास्त्री हैं जो कि बुद्धि की परिभाषा को 3 इसको जो है कह सकते हो परिभाषाओं में इसके भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम इसकी पहले हम भाग को देखेंगे। इसमें दिया हुआ कि पहले श्रेणी में उन परिभाषाओं को रखा गया है जिसमें बुद्धि को जो है वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता के आधार पर परिभाषित किया गया है। जो व्यक्ति जितनी ही जल्दी से वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है उसे हम उतनी ही तीव्र बुद्धि का समझते हैं। मतलब जो है किसी जो है विद्यार्थी के लिए, किसी जो है लड़के के लिए, स्टूडेंट के लिए एक अच्छा वातावरण देना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी का जो ज्ञान अच्छा हो। तो उस वातावरण में यदि वह व्यक्ति जल्दी से कोई चीज़ सीख जाता है, ठीक है, उसको समझ लेता है, उसके साथ समायोजन कर लेता है, तो उसकी जो बुद्धि होती है कैसी होती है, तीव्र बुद्धि का माना जाता है। फिर इसकी दूसरी श्रेणी है, उन परिभाषाओं को रखा गया है जिसमें बुद्धि को सीखने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। जिस व्यक्ति में यह क्षमता जितनी अधिक होगी उस व्यक्ति में जो है बुद्धि उतनी ही जो है
होगी, मतलब जो है किसी चीज़ को सीखने की जो शक्ति जिस स्टूडेंट में ज़्यादा होगी तो उसकी बुद्धि भी जाहिर सी बात ज़्यादा ही है। फिर इसकी तीसरी श्रेणी है, तीसरी श्रेणी में रखा गया है कि इसमें जो है बुद्धि को अमूर्त चिंतन करने की क्षमता के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। या जो है क्षमता जिस व्यक्ति में जितनी ही अधिक होगी वह व्यक्ति में बुद्धि ही जो है उतनी ही अधिक हो गई। मतलब जो है चिंतन करने की अमूर्त चिंतन मतलब यह होता है, आप मेमोरी के माध्यम से समझ सकते हैं कि कोई चीज़ आपने पढ़ा क्वेश्चन 1 महीने पहले, आप जो है इसको स्मरण कर लेते हैं, उसको जल्दी याद कर लेते हैं, आपके मन में फिर आ जाता है क्वेश्चन। तो ये भी एक प्रकार का देखा है, तो इसी को भी जो है इस तरह से भी अनुमान लगाया जाता है कि वह जो व्यक्ति होगा अच्छी बुद्धि का माना जाता है। तो इस तरह से आपको इसकी परिभाषा आपको लिख देना है। और भी यहाँ से हाँ, बुद्धि परीक्षण भी अगली इसकी परिभाषा दी हुई है। मैंने आपको बुद्धि के बारे में आपको समझाया। अब बुद्धि परीक्षण क्या होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है। अब बुद्धि परीक्षण जैसे कि कुछ जो है, जैसे कि स्कूल में आप समझ लो, तो जब टीचर जो है कोई भी आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आप जब नहीं बता पाते हैं तो दूसरा स्टूडेंट खड़ा होता है तो उसको बताता है, तो इससे जो है स्टूडेंट की बुद्धि परीक्षण हो जाती है कि कौन जो विद्यार्थी कितना तेज है, तो इससे भी आकलन किया जाता है। तो इसी को हम यहाँ से समझेंगे। तो मानव केवल जो है शारीरिक गुणों से ही जो है एक दूसरे से अलग नहीं है, वरन उनकी जो मानसिक और जो बौद्धिक गुण हैं ये भी एक दूसरे से अलग होते हैं। क्योंकि व्यक्ति का शरीर तो एक दूसरे से अलग होता ही है, कोई छोटा होता कोई बड़ा होता है, उसके साथ साथ व्यक्ति के जो मानसिक गुण होते हैं, व्यक्ति की सोचने की क्षमता होती है, जो बुद्धि होती है, जो उसके बौद्धिक गुण होते हैं, ये भी सभी व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। इसमें से जो है कुछ भिन्नताएं जन्मजात भी होती हैं, कुछ जो भिन्नताएं होती हैं ये जन्मजात होती हैं। और कुछ लोग जो है जन्म से ही जो है तेज बुद्धि के, तो कुछ जो है मंद बुद्धि के होते हैं। कुछ आपने देखा होगा, कुछ जो बालक होते हैं जन्म से ही जो है कह सकते हो तेज बुद्धि के होते हैं, कुछ जो है मंद बुद्धि के होते हैं। तो आज के समय में बुद्धि को बुद्ध लब्ध के रूप में जो है मापते हैं। एक जो है आंकिक मान है, ठीक है, बुद्धि को हम बुद्धि जो है लब्ध के रूप में जो है मापते हैं, इसी को हम, इसमें भी जो है एक आंकिक मान होता है, उसको अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है उसकी बुद्धि को। यहाँ से भी लिखा हुआ कि बुद्धि परीक्षण क्या है। बुद्धि परीक्षण का आशय उन जो है परीक्षाओं से है, बुद्धि लब्ध के रूप में जो है केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के बौद्धिक और उसमें विद्यमान जो विशिष्ट जो योग्यताएं होती हैं इसके संबंध को दर्शाता है। इसी को जो है हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। फिर है कौन सा जो है व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, कितना प्रतिभाशाली है, प्रतिभावान है, ये जानने के लिए मनोविज्ञानी ने कई सारे प्रयास किए। बुद्धि को मापने के लिए मनोविज्ञानी ने जो है मानसिक आयु, शारीरिक आयु के कारक प्रस्तुत किए। इनके आधार पर व्यक्ति की वास्तविक बुद्धिलब्धि जो है ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ से इसकी जो है, यहाँ से इसका सूत्र दिया हुआ है। ये ज्ञात करने के लिए आपको जो है उसकी जो मानसिक आयु है, जो उसकी मेंटल जो एज है, इसको अब उसके अपान में आपको रखना है उसकी वास्तविक आयु क्या है, इनटू आपको जो है 100 आपको कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो बुद्धिलब्ध है आपकी निकल आएगी। ये सूत्र है बुद्धिलब्धि का, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से बुद्धि परीक्षण के प्रकारों की हम बात करें तो बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार हैं, एक होता है व्यक्तिगत जो है बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत का मतलब होता है कि इसमें एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। एक होता है सामूहिक जो है बुद्धि परीक्षण। सामूहिक जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है, एक ग्रुप का लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी क्या है कि वाइवा लिया जाता है, अभी पूरी जो है कक्षा से क्वेश्चन किया जाता है कि इसको आंसर क्या होगा, तो इस एक साथ में लिया जाता है। इसमें क्या है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का मतलब होता है इसमें एक समूह में जो है सभी का बुद्धि टेस्ट किया जाता है। और व्यक्तिगत में एक ही जो है स्टूडेंट का जो है बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। फिर है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, तो हम यहाँ से देखेंगे इन सभी के बारे में। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है और सामूहिक जो है बुद्धि परीक्षण क्या है, तो ये दो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो व्यक्तिगत क्या है, एक निश्चित समय में एक जो है व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करना, यानी एक निश्चित समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करना। उसके बुद्धि परीक्षण का मतलब होता है उसके जो पावर है इंटेलिजेंट, उसका ज्ञात करना कि व्यक्ति कितना तेज है, ठीक है, उसकी जो है सोचने की क्षमता कितनी है, तार्किक करने की क्षमता कितनी है, चिंतन करने की क्षमता कितनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम एक व्यक्ति का जब हम परीक्षण लेते हैं तो इसी को हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। फिर यहाँ से सेक्शन आपका जो है बी आपका स्टार्ट हो गया है। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो है आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। इसमें वैसे तो जो है इसमें आपके जो क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं 7 आपके क्वेश्चन हैं। इसमें जो है 7 क्वेश्चन आपके हैं। मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलेगा, हम यहाँ से देखेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन है
कि मूल्यांकन और जो है मापन क्या है। मापन और मूल्यांकन मैंने आपको बताया कि मापन क्या होता है, किसी वस्तु या भौतिक राशि को अंकों के रूप में व्यक्त करना, ठीक है, मापन होता है। मूल्यांकन भी वही चीज़ होता है, वही चीज़ ये भी होता है, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों के बीच में अंतर होता है। मूल्यांकन भी होता है, किसी चीज़ का मूल्यांकन होता है, ये भी अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो मूल्य होते हैं उसको अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। मापन क्या है, मापन भी जो है उसको अंकों के रूप में ही व्यक्त करता है। जैसे कि जो है किसी जो है ऊंचाई जैसे मापा जाता है सेंटीमीटर में हो गया है, तो इस तरह से जो है हम समय को सेकंड में जो है उसको मापते हैं, तो ये भी एक प्रकार से उसको अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो दोनों के बीच में हम अंतर समझेंगे सबसे पहले। तो मापन और यहाँ से हम जो दिया हुआ है मूल्यांकन, यहाँ से फिर परिभाषा दी हुई थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम इसके अंतर देखेंगे। तो किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्या के रूप में व्यक्त करना मापन होता है। तो किसी जो है पेड़ की ऊंचाई मान लो जो है 10 मीटर है, 20 मीटर है, तो हम किसी चीज़ की ऊंचाई जो होती है उसको हम किस में व्यक्त करते हैं, मीटर में व्यक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार समय को हम सेकंड में व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। तो इन जो इसके मात्रक होते हैं उसको मात्रक के में जो व्यक्त किया जाता है इसी को हम मापन कहते हैं। और भी यहाँ सारी परिभाषा बहुत सारी लिखी हुई हैं, जैसे कि एसएस जो है स्टीवेंस लिखते हैं कि मापन जो है किन्हीं निश्चित नियम स्वीकृत जो नियम है इनके अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं। ये सारी मैंने परिभाषा आपको कराई है। अब यहाँ से हम मूल्यांकन भी समझ लेते हैं थोड़े से शब्दों में। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना, ठीक है, जो वैल्यू है उसका अंकन करना। दूसरे शब्दों में मूल्यांकन जो है मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो है शिक्षण प्रक्रिया के एक जो है अविच्छिन्न अंग है, और यह जो है प्रक्रिया निरंतर चलने रहती है। और शिक्षक जो अपनी कक्षा में छात्रों का मूल्यांकन जो है करते रहते हैं। शिक्षक क्या हैं, जो होते हैं अपने जो कक्षा होता है जिसमें पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, तो रोज़ जो है जो स्टूडेंट होते हैं उसका मूल्यांकन करते रहते हैं। मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं को वर्णन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन में क्या है, मूल्यांकन के अंतर्गत हम व्यक्ति तथा वस्तु की विशेषताओं की वांछनीयता पर जो है एक दृष्टिपात किया जाता है। मापन मूल्यांकन का एक जो है एक अंग मात्र है। तो इसके बीच में हम और भी इसकी परिभाषा लिखी हुई है मूल्यांकन की, जो कि यहाँ से विराट फील्ड लिखते हैं कि मूल्यांकन जो है किसी घटना को प्रतीक आवंटित करना जिससे जो उस घटना का महत्व मूल्य किसी जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में जो है ज्ञात किया जा सके, इसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। मूल्य को उसकी जो विशेषताएं हैं, उसका जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यू है, उसको अंकों के रूप में व्यक्त करना मूल्यांकन होता है। और भी परिभाषा हमारी बहुत सारी लिखी हुई हैं, जैसे कि मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा जो समाज अथवा दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है, इसका विस्तार जो है निहित रहता है। फिर अगली परिभाषा है कि मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने की सोमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में जो परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से इनके हम बीच में अंतर यहाँ से देखेंगे तो आपको स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो मापन का क्षेत्र जो है एक सीमित होता है। मापन का क्षेत्र जो है एक सीमित होता है। मापन में व्यक्ति के कुछ जो है आयामों की जो है परीक्षा जो है संभव होती है। मापन क्या है, इसका क्षेत्र सीमित जो है एक सीमित होता है, एक लिमिट में होता है। जबकि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र जो है व्यापक होता है, मतलब बड़ा होता है। इसमें जो है छात्र के संपूर्ण जो है व्यक्तित्व की परीक्षा जो है इसमें की जाती है। मापन क्या है, मापन में जो केवल परीक्षा तक जो है इसके आयामों तक ही संभव होता है, लेकिन मूल्यांकन में हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट का जो व्यक्तित्व की परीक्षा होती है संपूर्ण जीवन के उसके। फिर इसकी अगली जो अंतर इसमें है कि मापन के द्वारा तुलनात्मक जो अध्ययन है, जो स्टडी है, ये संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन में तुलनात्मक जो अध्ययन है ये किया जाता है। फिर इसके अगला जो अंतर है, मापन क्या है, एक साधन है और अपने आप में जो है रहा नहीं है। मूल्यांकन जो है अपने आप में जो है एक साध्य है। फिर है इसका अगला अंतर कि मापन जो है किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट जो है धारणा व्यक्त नहीं करता है। मापन क्या है, किसी छात्र के संबंध में ये स्पष्ट जो है धारणा व्यक्त नहीं करता है, जबकि मूल्यांकन के आधार पर किसी जो है छात्र के विषय में स्पष्ट जो है धारणा बनाई जा सकती है। फिर अगला इसमें है कि मापन का कार्य जो है साक्ष्यों का एकत्रीकरण करना होता है, जबकि मूल्यांकन का कार्य होता है साक्ष्यों के विश्लेषण से जो है निष्कर्ष निकालना होता है। मापन में अधिक श्रम और समय की जो है आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि समय को आपने सेकंड में नाप दिया, तो इस तरह से जो ऊंचाई को आपने जो सेंटीमीटर में माप दिया, तो इस तरह से इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। जबकि मूल्यांकन में क्या होता है, इसमें अधिक श्रम लगता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करोगे, उसके बारे में जानकारी करोगे, तो उसमें समय लगता है। जैसे कि मान लो स्कूल में आपने जो है किसी स्टूडेंट को आपने पढ़ाया, अब कितना समय लगा पढ़ाने में, 6 महीने,
3 महीने तो परीक्षा होगी, फिर उसका आप डिसाइड करोगे कि उसने क्या लिखा है, उसी प्रकार उसको अंक दोगे। जबकि इसमें मापन में क्या होता है, किसी वस्तु का चुपचाप आपने मापन कर दिया, उसका जो है समय भी इसमें बचता है, कम समय, और श्रम भी जो है इसमें कम लगता है। फिर है मापन जो है पाठ वस्तु केंद्रित होता है, जबकि मूल्यांकन का उद्देश्य जो है केंद्रित होता है। केवल मापन जो है पाठ वस्तु केंद्रित होता है, जबकि मूल्यांकन क्या है, उद्देश्य केंद्रित होता है। अगला फिर इसका अंतर है कि मापन जो है उन परीक्षाओं की ओर जो है संकेत करता है जो अंकात्मक रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत जो है अंकात्मक एवं जो है गुणात्मक दोनों ही प्रकार के निरीक्षणों को स्थान दिया जाता है। देखो मापन क्या होता है, इसको आप अंकों के रूप में व्यक्त करते हो, किसी चीज़ का हमने क्वांटिटी को मापन कर लिया, समय को सेकंड में माप दिया। जबकि मूल्यांकन का होता है, मूल्यांकन को अंक तो प्रदान करते ही हो, साथ में उसके जो गुणात्मक है, उसके जो गुण है अंदर किसी व्यक्ति के बारे में, उस इन दोनों के प्रकारों का निरीक्षण का इसमें जो है स्थान दिया जाता है। फिर है मापन जो है किसी भी समय जो है किया जा सकता है। मापन क्या है, किसी भी समय किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन एक जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। फिर है मापन में जो है वस्तु कितनी है, आपसे कोई पूछे और आपके पास जो है 10 जो है सेब आपके पास जो है रखे, पूछे कि कितने इसमें जो है सेब हैं, तो आप क्या कहोगे, तो आप यही जवाब दोगे कि हाँ जो है मेरे पास जो है 10 सेब हैं। वही चीज़ यदि जो है मूल्यांकन में वस्तु का जो है मूल्य क्या होता है, तो इसमें उत्तर दिया जाता है कि पूछेगा तो आपने जो है कौन सा सब्जेक्ट में कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं, तो कहोगे जो है 56%, तो द्वितीय स्थान आपने जो है प्राप्त किया, तो एक होता है मूल्यांकन। ठीक है, इसमें जो है अंक तो प्रदान किया जाता है, लेकिन शैक्षिक स्तर को देखकर उसकी परीक्षा ली जाती है, तब अंक प्रदान किया जाता है। इसमें सीधे अंकों को के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है, जैसे कि समय को सेकंड में, ऊंचाई को जो है सेंटीमीटर में, तो इस तरह से इसको व्यक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि मानसिक और जो है भौतिक मापन में क्या अंतर होता है, इसको हम समझेंगे। फिर है मानक क्या है, इसको स्पष्ट करना है। तो दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सबसे पहले भौतिक मापन और जो है मानसिक मापन क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मापन को जो है हम 2 भागों में बांटते हैं। मापन वही ने आपको बताया, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है भौतिक मापन, एक होता है मानसिक मापन। अब भौतिक मापन क्या होता है, भौतिक मापन में के अंतर्गत जो है विभिन्न भौतिक गुणों, जैसे कि जो है लंबाई क्या है, उसकी दूरी क्या है, ऊंचाई क्या है, तो हम इन सभी चीज़ों का जो है मापन करते हैं। इसकी जो है पराकट जो है निरपेक्ष होती है, और इसके जो है प्राप्तांक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो है भौतिक मापन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं निम्नलिखित हैं। जैसे कि कोई आपसे पूछ ले मापन के बारे में कि भौतिक मापन में एक वास्तविक जो शून्य बिंदु होता है, जहाँ से कार्य जो है प्रारंभ करते हैं। मान लें आपने यहाँ से कार्य प्रारंभ किया, तो यहाँ से लेकर जो है 5 फीट तक है, तो यहाँ तक ये जो इतनी दूरी जो है 5 फीट तक है, तो ये हमेशा इसका मापन जो है इतनी दूरी 5 फीट ही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जबकि मूल्यांकन में क्या है, मान लो एक कोई भी स्टूडेंट है, एक साल उसने जो है गणित में केवल 85 अंक प्राप्त किए, अगले साल हो सकता है वो जो है काफ़ी जो है मेहनत करे, वो 60% अंक प्राप्त कर जाए, तो मूल्यांकन चेंज होता रहता है। जबकि इसमें जो है उसकी भौतिक जो माप होती है, भौतिक माप वही निश्चित कर दी जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि जैसे कि जो है 5 फीट का अर्थ है कि 0 से 5 की फीट इतना ही होगा, और भौतिक मापन की सभी इकाइयाँ जो है समान अनुपात में होती हैं। जैसे कि 1 फीट में जो है सभी इंच जो है समान दूरी पर होते हैं। भौतिक मापन में किसी वस्तु गुण या पूर्ण जो है मापन संभव है, जैसे कि जो है संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल है, इसकी गणना आप कर सकते हैं। पृथ्वी और जो है चंद्रमा के बीच कुल दूरी का मापन किया जा सकता है। और भी दिया हुआ है, जैसे कि भौतिक मापन में स्थिर, ये जो भौतिक मापन है स्थिर रहता है। स्थिर जैसे कि मान लो एक मेज की जो लंबाई है, ठीक है, वो कितनी है, 4 फीट है, तो उसकी जो लंबाई 4 फीट है, और 2 साल बाद 4 साल बाद उसकी लंबाई उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी थोड़ा नहीं। ठीक है, तो उसकी लंबाई उतनी ही रहेगी। इसको हम भौतिक मापन कहते हैं, क्योंकि भौतिक मापन जो होता है स्थिर रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जबकि मानसिक मापन क्या है, मानसिक होता है आपकी बुद्धि हो सकता है आज आप इतना नहीं इंटेलिजेंट है, आगे 2 साल बाद आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाओ, तो ये होता है बुद्धि का जो स्तर है, ये स्थायी जो है स्थिर नहीं होता है, ये बदलता रहता है। तो यहाँ से मानसिक मापन की बात करें तो मानसिक मापन के अंतर्गत विभिन्न जो है मानसिक क्रियाओं, जैसे कि बुद्धि, आपकी रुचि, अभियोग्यता, उपलब्धि आदि का जो है इसमें जो है मापन किया जाता है। इसकी जो प्राकृत होती है सापेक्षिक होती है, अर्थात जो है इसके प्राप्तांकों का स्वयं में कोई जो है अस्तित्व नहीं होता है। उदाहरण के लिए किसी शिक्षक के कार्य का मापन श्रेष्ठ, माध्यम या निम्न जो है रूप में जो है किया जाता है, किंतु कितना जो है श्रेष्ठ जो है या फिर जो है माध्यम है या निम्न का नहीं कहा जा सकता है। मानसिक मापन में कुछ
अग्रलिखित जो है विशेषताएं होती हैं, जैसे कि मानसिक मापन में जो है, मानसिक मापन में कोई जो है वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। मानसिक मापन में आप किसी का बिंदु जो है शून्य नहीं होता है। इसमें हो सकता है आपका जो मानसिक मापन है, ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति में थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है, होगी जरूर, तो इसका जो वास्तविक बिंदु शून्य नहीं होता, पहली बात तो। फिर है मानसिक जो मापन है, इसकी इकाइयाँ जो है एक समान नहीं होती हैं। मतलब जो है आज किसी की बुद्धि जो है 50 जो है बुद्धिलब्ध है, तो 2 साल बाद यही उसकी नहीं रहेगी, या तो बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। तो ये होता है, स्थिर नहीं रहती है। ऐसे लिखा हुआ जैसे कि 13 और जो है 14, मानसिक आयु के बालक को उतना अंतर नहीं होता है जितना 7 से 8 मानसिक आयु के जो है बालकों में होता है, यद्यपि निरपेक्ष अंतर दोनों में 1 वर्ष का ही होता है। अगला देखिएगा, इसमें और भी बिंदु दिखा कि मानसिक जो मापन है, इसमें किसी गुण का आंशिक मापन ही जो है संभव होता है। यानी जो है मानसिक जो मापन होता है, इसमें किसी जो उसकी एबिलिटी होता है, आंशिक मापन ही इसमें संभव होता है। और मानसिक जो मापन है आत्मनिष्ठ होता है और प्रायः मानकों के आधार पर जो है इसकी तुलना की जाती है। तो इस तरह से इनके बीच में आपको लिख देना है इसके। अब यहाँ से अंतर दिया हुआ कि मानसिक मापन और भौतिक मापन क्या है, इसके बीच में अंतर एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो भौतिक मापन होता है, इसमें जो है भौतिक मापन की जो प्राकृत होती है निरपेक्ष होती है। निरपेक्ष का मतलब होता है, ठीक है, जैसे कि इसमें कोई जो है, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि स्थिर होता है। और इसमें ये जो प्राकृत क्या होती है, सापेक्ष होती, सापेक्षिक गत होती रहती है इसमें। फिर दूसरा इसका अंतर है कि भौतिक मापन में अंक जो है अधिक जो है महत्वपूर्ण होते हैं। भौतिक जो मापन होता है, इसमें अंक बहुत जरूरी है। जैसे कि 10 सेब रखे हैं, फिर 100 सेब रखे हैं, तो उनका अंकन करना बहुत जरूरी रहता है कि कितने सेब हैं, काउंटिंग की जाती है, या फिर कितने किलो हैं, तो उनको अंक करना काफ़ी जरूरी होता है। जबकि मानसिक आपका जो मापन होता है, मानसिक मापन में अंकों का जो स्वतः कोई भी जो है महत्व नहीं होता है। फिर है भौतिक मापन जो है अपरिवर्तनीय होते हैं। जो भौतिक मापन होते हैं अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय का मतलब होता है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि आज जो है आपके गांव से जो है मेन रोड की जो दूरी है, मान लो जो है 2 किलोमीटर है, तो ये इतनी ही हमेशा रहेगी, बदल तो जाएगी नहीं, तो इतनी ही दूरी रहेगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप दूसरा कोई रूट चेंज कर दो, नहीं, वही रास्ते जो आप जाओगे तो उतनी ही दूरी वो हमेशा रहेगी। जबकि मानसिक मापन क्या होता है, मानसिक मापन में जैसे कि एक जो व्यक्ति है, मान लो उसकी जो है आज बुद्धिलब्ध जो है थोड़ा सा कम है, बुद्धिमान नहीं है, हो सकता है 2 साल बाद 1 साल बाद उसकी बुद्धि बढ़ जाए, वो पढ़ने लिखने में तेज हो जाए। तो जो मानसिक मापन होता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 साल में किसी स्टूडेंट जो है 50 जो है अंक प्राप्त किए, 60 अंक प्राप्त किए, तो अगले साल जाकर फिर अगले सेमेस्टर में जाकर जो है इससे ज़्यादा भी अंक प्राप्त कर सकता है। तो जो मानसिक मापन होता है ये स्थिर नहीं होता है, ठीक है, इसमें जो है परिवर्तन होता रहता है। फिर इसमें अगला जैसे कि दिया हुआ है, अगर एक कमरे की जो है लंबाई 1 वर्ष के पश्चात भी मापे तो वह हमें जो बिल्कुल भी बदलाव नहीं रहेगा। मान लो आपने कोई मकान बनाया, कोई कमरा आपने बनवाया, तो जितने जो है स्क्वायर फीट का कमरा है, जितने जो है सेंटीमीटर का है, जितने फुट का है कमरा, तो वो चाहे 1 साल बाद मापो या 10 साल बाद मापो या 20 साल बाद मापो, उतना ही तो रहेगा, उसकी चौड़ाई तो बढ़ नहीं जाएगी। ठीक है, जबकि मानसिक जो मापन है इसमें क्या होता है, जबकि एक इसमें बालक की मान लो बुद्धि आज जो है मापे, तो उसके बाद 1 वर्ष बाद उसको मापा जाए तो उसमें अंतर आएगा, उसमें भिन्नता पाओगे आप। तो ये होता है मानसिक मापन। और भी अंतर दिया हुआ है कि भौतिक मापन का जो आरंभ है प्रयोगात्मक जो है मनोवैज्ञानिक के फलस्वरूप माना जाता है, जबकि मानसिक जो मापन होता है इसका आरंभ बौद्धिक जो है के जो है फलस्वरूप माना जाता है। फिर है लास्ट में कि भौतिक मापन के अंतर्गत एक जो है याददाश्त जो बिंदु होता है शून्य बिंदु, मतलब भौतिक मापन जो है हम शून्य बिंदु से शुरू करते हैं, जबकि मानसिक जो मापन होता है इसका कोई भी शून्य बिंदु नहीं होता है। तो इस तरह से इसके बीच में अंतर आपको लिखना है। अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि मानक से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मानक का मतलब होता है नर्म्स। तो वर्तमान समय में प्रत्येक वस्तु जो है मापने की कोई ना कोई जो है इकाई होती है, मतलब जो है कोई भी वस्तु जो भौतिक है उसको मापने के लिए कोई ना कोई जो है उसकी इकाई होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए जैसे कि जो है जो दूध होता है उसको लीटर में आप नापते हैं, जितना भी तरल पदार्थ होता है, पानी, डीजल, तेल वगैरह, तो सभी का अलग अलग कह सकते हो, उसको व्यक्त किया गया है मापने की इकाइयों में। जैसे कि समय को सेकंड में मापा जाता है। प्रचलन में इसी तरह पराया परीक्षण पर व्यक्तियों या छात्रों द्वारा प्राप्त अंक जो है व्यक्तियों छात्रों की उस योग्यता या गुण की मात्रा को इंगित करते हैं जिसकी माप जो है परीक्षा द्वारा जो है की जाती है। मतलब जो आप ऐसे जो है किसी बच्चे को जज करना
कि ऐसे ही देख के बता दो कितना बुद्धिमान, तो ये कहना गलत होगा। जब तक उसका परीक्षण ना किया जाए, जब तक उसका टेस्ट ना लिया जाए, तो अब ये जो है नहीं पता कर सकते। तो परीक्षा के माध्यम से ही उसकी जो योग्यता है, उसके गुणों की जो है बारे में हमको जानकारी मिलती है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अधिकांश जो है चरों का मापन आंतरिक स्तर पर होता है, जिसके जो है कारण परीक्षा प्राप्त अंकों के लिए वास्तविक बिंदु की कल्पना जो है नहीं की जा सकती है। कुछ परिभाषाएं यहाँ से दी हुई हैं, जैसे कि स्टैनली लिखते हैं कि मानक जो है छात्रों के बड़े समूह को निष्पन्दता के आधार पर प्राप्तांकों का किसी अधिक जो है सार्थक पैमाने पर प्रत्यावर्तनों को प्रतिपादित करना मात्र मानक होता है। फिर अगली परिभाषा यहाँ से दी हुई है, क्योंकि मानक जो है छात्रों के किसी जो है परिभाषित समूह द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादित स्तर होता है। फिर अगली परिभाषा ए बिल लिखते हैं कि किसी जो है परीक्षक के मानक बताते हैं कि किसी विशेष संदर्भ समूह के सदस्य जो है परीक्षा में किस प्रकार से अंक जो है प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है, कैसे अपनी योग्यता से अंक जो है प्राप्त करते हैं, ये बताता है। उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं? आपने कोई उपलब्धि कर लिया, ठीक है, उसका परीक्षण से आप क्या समझते हैं? शाब्दिक और मौखिक जो है बुद्धि परीक्षण से आप क्या होते हैं, इनके बीच में अंतर। तो हम सभी दोनों क्वेश्चनों को यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा हम समझेंगे यहाँ से। अचीवमेंट टेस्ट क्या है? तो विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं, और वे जो है निश्चित समय विभिन्न जो विषयों का अध्ययन करते हैं और उसमें जो है कौशल जो है प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों को जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें जो है उनकी प्रगति कैसे है या जानने के लिए उनका जो मापन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, तो वह जो है संप्राप्ति या उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। मतलब जो है विद्यार्थी जाते हैं पढ़ने कॉलेज में, तो वो जो है विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं। सभी जो है साइंस से हैं, कुछ आर्ट्स से होते हैं, तो वे अध्ययन करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। तो विद्यार्थियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, फिर जो प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो है प्रगति कैसे हो रही है, उनको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो उनको आकलन करने के लिए हम जो होते हैं, जो टीचर, ठीक है, जो स्कूल प्रबंधक होते हैं, तो परीक्षा कराते हैं, जो टेस्ट होता है। तो यह जो है जानने के लिए उनको जो है कह सकते हो मापन किया जाता है, फिर उनका मूल्यांकन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, जिससे जो है पता चलता है। ये जो टेस्ट किया जाता है, इसी को हम जो है परीक्षा मूल्यांकन कहते हैं, या फिर उपलब्धि परीक्षा मूल्यांकन कहलाता है ये। और कुछ विद्वानों द्वारा इसको जो है निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। जैसे कि कुछ विद्वान लिखते हैं कि जो उपलब्धि परीक्षण है, यह बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का यह मापन करते हैं। मतलब जो अब जो है परीक्षा होती है, तो आपने जो है किस सब्जेक्ट में कितना अंक प्राप्त किया है, तो इसकी गणना करता है, उसको ही मापता है। ठीक है, जिससे पता चलता है जो टीचर पढ़ाते हैं बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, अच्छा है या फिर जो है थोड़ा कम है पढ़ने में। तो इन सब चीज़ों का जो है बारे में हमको जानकारी मिलती है। फिर उपलब्धि परीक्षण का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीमा का मापन करने से किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना। अगली परिभाषा और भी लिखी हुई है, जो कि फ्रीमैन लिखते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि जो है परीक्षण वह परीक्षण है जो किसी विशेष अथवा पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, उसकी समझ और कुशलताओं का जो है मापन करता है। इसी को हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। फिर अगली परिभाषा है, एक जो है ज्ञान अर्जन परीक्षा या जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या जो है और कितना सीखा है। यानी जो स्टूडेंट है, ये परीक्षण इसलिए किया जाता है कि जो स्टूडेंट इतने दिन से पढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या जो है सीखा है, उसने क्या किया है, और वह जो है कोई कार्य इतनी अच्छी से कर सकता है फिर नहीं कर सकता, तो इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। यहाँ से इनके बीच में फिर अंतर दिया हुआ है कि शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में हम अंतर भी देखेंगे। तो इसमें जो है बौद्धिक समस्याओं को शब्दों या भाषा के माध्यम से परीक्षार्थियों के सम्मुख जो है प्रस्तुत किया जाता है। बहुत शाब्दिक परीक्षण क्या होता है, बुद्धि परीक्षण, इसमें क्या है जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, भाषा के माध्यम से या फिर उनसे एक टेस्ट लिया जाता है, तो इसके माध्यम से उनके बारे में जो है बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। जबकि अशाब्दिक परीक्षण क्या है, इसमें जो स्टूडेंट होते हैं उनको चित्रों, कुछ आकृतियों के बारे में या वस्तुओं के माध्यम से उनको जो है जानकारी उनसे जो है ली जाती है। फिर इसमें अगला अंतर है कि शाब्दिक परीक्षण में व्यक्ति को जो है भाषा और संख्याओं को जो है ज्ञान आवश्यक होता है, जबकि अशाब्दिक में क्या होता है, इसमें व्यक्ति को जो है भाषा और अंकों का ज्ञान जो है आवश्यक नहीं होता है, केवल चित्र का ज्ञान उनको होना चाहिए। अगला फिर है इसमें इनका जो है निर्माण एवं जो है प्रशासनिक अपेक्षा सरल और जो है क्रम लचीला होता है, जबकि इसमें जो है प्रशासनिक जटिल होता है और इसके लिए कुशल जो है प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और यह जो है अधिक लचीला भी होता है। फिर है
शाब्दिक जो है बुद्धि परीक्षण की अनुक्रिया का अंकन जो है परीक्षण जो है पुस्तिका में दिए गए निर्देशों को पढ़कर जो है पुस्तिका में जो है करना होता है। मतलब जो है जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, शाब्दिक मतलब होता है शब्दों में। तो आप जब पेपर देने जाते हो, पेपर आपको मिलता है, ठीक है, कितने घंटे का समय मिला है, कितने नंबर का पेपर है आपका, कितने सेक्शन में आपका पेपर बांटा गया है और किस सेक्शन में कितने आपको क्वेश्चन करने हैं, तो ये इसमें देखा जाता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में। जबकि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है, इसमें जो है कर्ता के मौखिक निर्देश देता है और जो परीक्षार्थी है मौखिक निर्देशानुसार कार्य करता है और निर्देशित लिखित भी हो सकते हैं, किंतु अनुक्रिया के लिए शब्दों या अंकों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इन जो है परीक्षणों के परिणाम प्रयोज्य की सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणीय परिस्थिति से जो है प्रभावित रहते हैं। जबकि इसमें जो दिया हुआ अशाब्दिक में, इसमें जो है परिणामों के परिणाम जो है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणीय जो है प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। अतः ये जो है संस्कृत मुक्त जो है परीक्षण भी इनको कहा जाता है। फिर है अनुक्रिया जो है अंकित करने के लिए शाब्दिक जो है परीक्षण के शब्द, जैसे कि वाक्य पर चिन्ह लगाना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, मिलान करना, टिक लगाना, ये इस विधियों से जो है परीक्षण किया जाता है इसमें, ठीक है, शाब्दिक परीक्षण में। जबकि अशाब्दिक क्या होता है, इसमें जो है चित्रों को जो है पहचाना जाता है, कह देगा कि कौन सा चित्र है, किसका चित्र है, इसमें का अंग की जो है पूर्ति करना होता है। कोई जो है चित्र बना देगा, इसको कहेगा कि इसकी पूर्ति कीजिए अंग की, और दे देगा कि कुछ आपको जो है जैसे कि गुटकों को जो है जोड़ना आदि जो विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। फिर है शाब्दिक परीक्षण में समय का जो है बंधन अधिक जो है महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आपने पेपर देने गए तो एक टाइमिंग होता है कि 2 घंटे में आपको पेपर समाप्त करना, नहीं तो जो वहाँ का टीचर होगा, एग्जामिनर जो होगा, वो आपकी कॉपी छीन लेगा, जमा कर लेगा। जबकि अशाब्दिक में क्या होता है, अशाब्दिक परीक्षण में बुद्धि की माप करने के लिए समय सीमा अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण नहीं होता इसमें। फिर है भाषा के विकास का प्रभाव जो है बुद्धि परीक्षण के निष्कर्ष पर जो है पड़ता है। और इसमें क्या है, भाषा के स्तर, ज्ञान के स्तर पर जो प्रभाव है बुद्धि परीक्षण के निष्कर्ष पर नहीं पड़ता है। फिर अगला इसमें अंतर बहुत सारे दिए हुए हैं। इसका प्रयोग जो है शिक्षित और प्रशिक्षण की भाषा जानने और जो है व्यक्तियों पर ही जो है किया जा सकता है। जबकि इसमें क्या है, अशिक्षित और जो है निरक्षर लोगों और किसी भी जो है भाषा के बोलने वाले पर जो है किया जा सकता है। क्योंकि अशाब्दिक क्या है, इसमें चित्रों का ही खेल होता है। तो अनपढ़ भी जो है देखा जाएगा तो चित्र की कह देगा कि ये चित्र इसका है, थोड़ा बहुत तो उसको भी पता ही होता है। अगला भी अंतर है कि ये परीक्षण जो है छोटे बच्चों और मंद बुद्धि बालकों के लिए जो है अधिक उपयुक्त नहीं होते हैं। ये जो परीक्षण होते हैं, जैसे कि लिखित जो परीक्षण होते हैं, पेपर कहा जाता है, तो जो मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए संभव अधिक उपयुक्त नहीं होता है। और इन परीक्षण में जो है एक जो है व्यक्तिनिष्ठता की भावना होती है। ये परीक्षण जो है एक विश्व स्तरीय और जो है वैध होने के साथ साथ जो है साथ साथ जो संस्कृत मुक्ति भी होते हैं। फिर अगला अंतर है, ये परीक्षण जो है व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में जो है उत्पन्न कराया जा सकता है। जबकि अशाब्दिक जो परीक्षण होता है, इसमें व्यक्तिगत रूप से ही प्रशासनिक जो है किए जाते हैं, परीक्षण लिया जाता है। अगला भी अंतर है कि इन जो है परीक्षकों जो परीक्षण हैं, इसकी जो है वस्तुनिष्ठता, इसकी विश्वसनीयता, वैधता अपेक्षाकृत जो है अधिक होती है। यानी जो आपके शाब्दिक परीक्षण होते हैं, जो कि टेस्ट लिया जाता है, इसमें विश्वसनीयता बहुत जरूरी होती है, उसकी वैधता अपेक्षाकृत भी अधिक होती है। जबकि इसमें क्या होता है, ये जो है जो परीक्षण हैं छोटे बच्चे और मंद बालकों जैसे कि गूंगे, बहरे और मानसिक और शारीरिक मंदयुक्त व्यक्तियों के लिए जो है प्रयुक्त होते हैं। तो इस तरह से इनके बीच में अंतर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व मापन की परिचय विधि का आपको वर्णन करना है। फिर अगला क्वेश्चन की अभिक्षमता कैसे कहते हैं, इसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, इनकी हम विशेषताओं को समझेंगे। सबसे पहले व्यक्तित्व की जो प्रक्षेपण विधि है, इसको हम समझेंगे। प्रक्षेपण शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था, सिगमंड जो फ्रायड ने इस शब्द का प्रयोग किया था। प्रक्षेपण का अर्थ होता है कि अपने विचारों, अपनी बातों और कमियों को जो है अन्य व्यक्तियों या पदार्थों के माध्यम से व्यक्त करना, इसी को हम प्रक्षेपण कहते हैं। प्रक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति के भाव, उसके विचार, उसकी भावनाओं, उसके जो संवेग है और स्थायी भाव और आंतरिक भागों का अन्य व्यक्तियों या बाहरी जगत के माध्यम से सुरक्षात्मक रूप जो है प्रस्तुत करता है, इसी को हम प्रक्षेपण कहते हैं। यहाँ से परिभाषा वार्न लिखते हैं, ये कहते हैं कि वह या जो है एक वह परावृत्त है जिसमें जो है व्यक्ति बाह्य जगत में अपने जो है दमित और मानसिक प्रक्रियाओं का जो है कह सकते हो प्रक्षेपण करता है। इस प्रविधियों का संबंध समानता अचेतन मन में जो है दमित मतलब होता है दबी हुई जो आपके अचेतन जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं से होता है। और पर्यवेक्षण विधि के द्वारा
अचेतन में दबी हुई जो इच्छाएं होती हैं इसको बाहर लाया जा सकता है पर्यवेक्षण के माध्यम से। जो आपकी अंदर दबी हुई जो चेतना होती है, जो जानने की इच्छा होती है, उसको बाहर लाया जा सकता है। पर्यवेक्षण विधियाँ हैं आंतरिक भावना व्यक्तिगत संरचना का ये मापन करती हैं। तो इसमें पर्यवेक्षण विधि की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ये जो है व्यक्ति के अंतर्मान में दबी हुई विचारों को जो प्रकट करने में सहायक होता है। मतलब जो व्यक्ति के अंदर जो दबी हुई जो विचार होते हैं तो उनको प्रकट करने में सहायता करती है, सहायक होती हैं। और इनके जो है द्वारा बाह्य पदार्थों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से विचारों, अभिवृत्ति जो है और संवेगों, अभाव, अनुभव, भावनाओं वह जो है गुणों का इसमें जो है अध्ययन किया जाता है। यह भी जो है अचेतन मन को समझने का एकमात्र जो है साधन होता है। अचेतन मन को समझने के लिए ये जो आपकी पर्यवेक्षण विधि है ये भी एक जो एक साधन है उसको समझने का। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एप्टीट्यूड क्या है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, जिसको हम अभिक्षमता कहते हैं। तो अभिक्षमता क्या है, इसका अर्थ क्या है, कितने प्रकार की इसकी विशेषता। तो अभिक्षमता, तो क्षमता तो आप जान रहे होंगे किसी की शक्ति होती, पावर होता। अब अभी क्या होता है इसके बारे में समझो। अभिक्षमता जो होता है मानव दक्षता का एक प्रमुख जो है अंश है। अभिक्षमता जो है किसी खेल विशेष कौशल का ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को हम अभिक्षमता कहते हैं। मतलब जो है अभिक्षमता किसी खेल विशेष कौशल का ज्ञान प्राप्त करने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, इसी को अभिक्षमता कहते हैं। फ्रीमैन ने अभिक्षमता को परिभाषित करते हुए लिखे हैं कि गुणों और विशेषताओं के एक ऐसे संयोग से होता है जिससे जो है विशिष्ट ज्ञान, संगठित जो है क्षमता का पता चलता है, उसी को हम अभिक्षमता कहा जाता है। ठीक है। और भी यहाँ से परिभाषाएं दी हुई हैं अभिक्षमता की, जैसे कि अभिक्षमता को परिभाषित करते हैं तो कुछ जो है मनोवैज्ञानिक अपनी अपनी परिभाषाएं जो है दी हैं। जैसे कि विघम लिखते हैं, ये कहते हैं किसी जो है विशिष्ट प्रशिक्षण के उपरांत दिए गए क्षेत्र में कुछ ज्ञान, कौशल, प्रक्रियाओं के समुच्चय को अर्जित करने के किसी व्यक्ति की योग्यता को लाक्षणिक रूप से व्यक्त करने वाली विशेषता अथवा दशाओं का जो समुच्चय होता है, इसी को हम अभिक्षमता कहते हैं। अगली परिभाषा भी दी हुई दूसरे शब्दों में, अभिक्षमता से हमारा तात्पर्य जो है व्यक्ति के उन तत्परता अथवा जो है रुझान से जो किसी पेशे या कार्य में भारी सफलता पाने हेतु आवश्यक होते हैं और जिसका जो है प्रस्फुटन शिक्षा और जो है अभ्यास के द्वारा होता है। ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी अपनी क्षमता के द्वारा जो कौशल विकसित कर पाता है उसी को हम अभिक्षमता कहते हैं। अपने शब्दों में भी आप बनाकर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसकी 5 विशेषताएं जो कि विघम जी लिखते हैं। ये कहते हैं किसी व्यक्ति की वर्तमान अभिक्षमता उसके वर्तमान गुणों का एक ऐसा समुच्चय है जो उसकी स्थायी क्षमताओं की ओर संकेत करता है। उसकी क्षमता क्या है, उसकी किसी चीज़ को जो है सीखने की उसकी क्षमता क्या है, उसको व्यक्त करता है। किसी व्यक्ति की अभिक्षमता जो है किसी कार्य करने में उसकी कह सकते हो एक सम उपयुक्तता को ये व्यक्त करता है। ठीक है। फिर है इसकी अगली विशेषता, अभिक्षमता किसी जो है मूर्त वस्तु या जो है योग्यता का नाम ना होकर एक अमूर्त संज्ञा है जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की ओर जो है संकेत करती है। अगली फिर इसकी जो विशेषता और दी हुई है कि वर्तमान जो है वस्तु स्थित होने पर अभिक्षमता का निर्देश जो है भविष्य की ओर होता है और या जो है क्षमताओं की जो है प्रतीक होती है। फिर है अभिक्षमता की जो है रुचि, योग्यता, संतुष्टि में जो है घनिष्ठ संबंध होता है। मतलब अभिक्षमता की जो रुचि होती है, जो उसकी योग्यता होती है, जो संतुष्टि होती है, इनमें आपस में काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है, फिर एक दूसरे के पूरक होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अब यहाँ से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है। इसमें टोटल 4 प्रश्न है, जो कि इसमें से जो है 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम चारों क्वेश्चन आपको कराए दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन के मूल्यांकन सब क्या समझते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन में अंतर आपको लिखना। मूल्यांकन मैंने आपको बता दिया है, उसकी वैल्यू को अंकों के रूप में व्यक्त करना, व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, इसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। जैसे कि परीक्षा होती है, उसमें जो है आप पेपर देते हैं, आप जो है जो भी क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो आपको उतना ही ज़्यादा आपको अंक मिलते हैं, आपको टीचर उतने ही अच्छे नंबर देते हैं। तो ये भी मूल्यांकन ही है। तो इसके बारे में समझेंगे कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन जो है शैक्षिक प्रक्रिया का एक जो है अभिन्न अंग है। ठीक है। ये क्या है, शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़ा है, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में मूल्यांकन की अपेक्षा जो है की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि एक डॉक्टर अपनी जो औषधि का प्रभावशीलता का मूल्यांकन रोगी के आधार पर करता है। जैसे कि आपने जो है दवाई लेने गए एक दिन डॉक्टर के पास,
तो आपने दवाई लिया, आपने बताया कि ये मेरे को जो है दिक्कत है, मरी यानी जो है प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो आप गए तो डॉक्टर ने आपको दवाई दे दिया। अब अगले दिन आप जाओगे तो क्या कहेगा, कुछ आराम है या फिर आराम नहीं, तो इस तरह से पूछेगा। ठीक है, तो ये जो है डॉक्टर भी मूल्यांकन करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का मूल्यांकन है। और हम दूसरे देखें तो जैसे कि बाग का माली अपने पौधे का मूल्यांकन उसकी सुंदरता के आधार पर करता है। ठीक है, उसने जो है उसकी अच्छी सेवा किया तो देखता है कि हाँ अच्छे फूल निकले हैं, काफ़ी सुंदर है, पेड़ में कोई रोग नहीं है, तो इस तरह से जो है वो अपनी बागों की मूल्यांकन करता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जो एक शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, अपने प्रभावी जो है शिक्षण मतलब उसने जो पढ़ाया है, ठीक है, उसका मूल्यांकन जो है विद्यार्थी में हुए अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के आधार पर करता है। इस दृष्टिकोण में मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्य पर आधारित है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब मूल्यांकन जो है मैंने आपको पहले ही बताया था, मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। ठीक है, इसी को मूल्यांकन कहते हैं। तो इस प्रकार मूल्यांकन का जो आशय है किसी वस्तु या व्यक्ति के मूल्यों को आंकने की एक प्रक्रिया है, उसको जो है अंकों के रूप में व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें जो है मापित मूल्य का अवलोकन कर उसकी योग्यता या मूल्य का निर्धारण किया जाता है। इसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। अब यहाँ से इसके हम प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन, एक होता है, ठीक है, एक और भी आपका होता है, यहाँ से दिया होगा, रचनात्मक मूल्यांकन है, फिर एक आपका योगात्मक मूल्यांकन है। तो हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके पेपर में था ये। तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इसका जो उद्देश्य होता है सीखने के दौरान छात्रों की जो खामियां होती हैं उसको पहचानना होता है, उसमें सुधार के लिए जो है फीडबैक देना होता है, उसको कैसे सुधारा जाए। फिर इसमें समय, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से होता है। शिक्षण प्रक्रिया में समय जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। फिर है प्रकार, तो अनौपचारिक और जो है विविधीय होता है, जिसमें जो है प्रश्नोत्तरी, अवलोकन, चर्चाएं, छोटे कार्य इसमें जो है शामिल होते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, फीडबैक प्रदान किया जाता है ताकि शिक्षक जो होते हैं अपने शिक्षण में सुधार कर सके, क्योंकि विद्यार्थी को नहीं समझ में आ रहा है तो एक फीडबैक दिया जाता है जिससे जो टीचर है थोड़ा अन्य तरीके से समझाए, सरल शब्दों में समझाए, जिससे जो स्टूडेंट है उनको समझ में आ सके और छात्र अपने जो है जो ज्ञान में जो है बेहतर, उनका जो ज्ञान है छात्र उनको सही से अर्जित कर सके, ज्ञान को अपने बेहतर कर सकें। फिर इसके प्रभाव को देखें यदि हम, तो यह जो है सीखने की प्रक्रिया को सीधे प्रभावित जो है करता है या निरंतर सुधार पर केंद्रित होता है। जबकि योगात्मक प्रक्रिया क्या होती है, योगात्मक जो मूल्यांकन होता है इसका उद्देश्य क्या है, यह जो है किसी शिक्षण अवधि के अंत में छात्रों के द्वारा समग्र प्रदर्शन या उपलब्धि का जो है ये माप करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने जो है जो स्कूल आप जाते हैं तो जैसे कि आप सेमेस्टर का एग्जाम होता है तो 6 महीने में एक पेपर होता है, तो ये जो है समग्र प्रदर्शन होता है जो लास्ट में एक परीक्षा लिया जाता है, इसी को हम योगात्मक परीक्षण कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। तो इसमें जैसे कि समय की बात करें तो इसमें जो है एक सेमेस्टर या फिर जो है पूरे साल के अंत में जो परीक्षा ली जाती है इसमें देखा जाता है। प्रकार की बात करें तो जो औपचारिक और मानकीकृत होते हैं, जैसे कि जो है अंतिम परीक्षा जो कराई जाती है आपकी, मानकीकृत परीक्षा, बड़े प्रोजेक्ट, इस सब जो है इसके प्रकार होते हैं। इसके रिजल्ट की हम बात करें तो छात्रों के अंतिम ग्रेड या अंक जो है निर्धारित होते हैं, जिसका प्रयोग उसकी महारत और प्रगति को जो है दर्शाने के लिए किया जाता है। फिर इसके हम प्रभाव की बात करें तो यह जो है सिखाए गए विषय वस्तु में छात्र की महारत का आकलन करता है कि और जवाबदेही का भी जो है तय करते हैं, मतलब छात्र ने इतने 6 महीने से 1 साल से क्या पढ़ा है तो वो जो है परीक्षा के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, फिर यहाँ से कुछ मुख्य अंतर इनके बीच में दिए हुए रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन के बीच में। तो ये जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है ये शिक्षण के दौरान होता है। शिक्षण का मतलब होता है जब टीचर पढ़ा रहा होता है, तो कभी कभी हमने देखा होगा कि टीचर जो है क्वेश्चन कर देता है कि जैसे कि पूछ लेगा व्यक्तित्व किसे कहते हैं, इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है पूरे क्लास से, तो ये जो है शिक्षण के दौरान ये जो है ये मूल्यांकन किया जाता है। जबकि योगात्मक मूल्यांकन क्या है, पूरी शिक्षा प्रणाली समाप्त होने के बाद, जैसे कि सेमेस्टर का एग्जाम है तो 6 महीने में सेमेस्टर एग्जाम होना, तो सारा सिलेबस उसका पढ़ा दिया जाएगा, फिर परीक्षा होगी। पहले क्या था, 1 साल में पेपर आपका होता था तो पूरा सिलेबस आपका पढ़ा लिया गया, फिर एक बार उसका जो है टेस्ट किया जाता, तो इसको हम योगात्मक परीक्षा कहते हैं। ये जो है शिक्षण के अंत में सारा सिलेबस समाप्त हो गया तो ये शिक्षण के अंत में परीक्षा होती है। उद्देश्य की बात करें तो ये जो है सीखने में जो है सुधार करना इसका उपलब्ध जो है मेन उद्देश्य रहता है, जबकि ये क्या है उपलब्धि का माप लेना होता है। योगात्मक मूल्यांकन क्या है, आपकी उपलब्धि का माप, आपने 1 साल में कितना पढ़ा है, कितना ज्ञान अर्जित किया है, परीक्षा के माध्यम से पता होता है, तो आपको उपलब्धि आपकी देखता है।
आपको जब टेस्ट लेगा, आपने कितने सब्जेक्ट में कौन कौन से कह सकते हो सब्जेक्ट थे आपने के कितने अंक कौन सा सब्जेक्ट में प्राप्त किए, तो इस मूल्यांकन के माध्यम से योगात्मक मूल्यांकन के बारे में जानकारी मिलती है। प्रकारों की बात करें तो अनौपचारिक और कम जो है दाव वाला होता है, जबकि ये जो है औपचारिक उच्च जो है दाव वाला ही होता है। इसके रिजल्ट की बात करें तो सुधार के लिए फीडबैक दिया जाता है, और जबकि इसमें क्या है, इसमें अंक आपके दिए जाते हैं, आपकी परीक्षा ली जाती है, इसमें जो है अंक दिए जाते हैं। जैसे कि आपकी जो क्लास में होता कोई क्वेश्चन कर दे टीचर, तो जब बच्चे नहीं बता पाते हैं तो क्या करता है टीचर, उसको बताता है। लेकिन जो अंतिम ये जो होता है योगात्मक मूल्यांकन, तो इसमें परीक्षा ली जाती है, तो परीक्षा के दौरान कोई टीचर आपको नहीं बताता, बल्कि आपने जो अर्जित किया है ज्ञान, जो टीचर आपको पढ़ाए हैं 1 साल में 6 महीने में, तो वही तो आप लिख के आते हो, छाप के आते हो। फिर है इसका लक्ष्य, तो जो है सीखने में सहायता और जो है सुधार करता है, जबकि योगात्मक में महारत हासिल करने और जो है परिणाम मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण को परिभाषित आपको करना है और एक उत्तम परीक्षण की कसौटी की आपको जो है व्याख्यान करना है। फिर अगला क्वेश्चन की बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण और इसकी मुख्य विशेषता, तो इसके बारे में समझेंगे। फिर लास्ट में क्वेश्चन की व्यक्तित्व क्या है, इसके प्रकारों को उल्लेख करते हुए इसको प्रभावित करने वाले जो घटक हैं, जो कारक हैं, इनको आपको बताना है। तो हम तीनों क्वेश्चन यहाँ से कराएंगे। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है, इसकी हम यहाँ से परिभाषा देखेंगे, ठीक है। फिर इसकी जो उत्तम कसौटियाँ हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक जो है औपचारिक और एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसका उपयोग जो है किसी व्यक्ति के व्यवहार, उसकी क्षमता और व्यक्तिगत विशेषताओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, या जो है व्यक्ति की बुद्धि, उसके व्यक्तित्व, उसकी रुचि क्या है और अन्य मानसिक कार्यों का इसमें जो है आकलन किया जाता है, ठीक है, उसका जो है अंकन किया जाता है। फिर है एक उत्तम जो है परीक्षण की कसौटी क्या होता है, तो आप किसी चीज़ का जब परीक्षण आप कर रहे हो तो इसमें 2-3 चीज़ें बहुत जरूरी होता है। एक होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होता है, मान लो जो है किसी स्टूडेंट का या फिर कोई चीज़ का आपने परीक्षण किया, तो विश्वसनीयता का अर्थ होता है कि जो परीक्षण जो होता है, एक बार में जो किसी का आपने टेस्ट किया तो दूसरी बार भी टेस्ट कर रहे हो, तीसरी बार टेस्ट कर रहे हो, तो रिजल्ट जो है सेम ही आना चाहिए। थोड़ा बहुत हो सकता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा अंतर आए। तो ये क्या है, सभी जो है बार बार जो उसका रिजल्ट रहे वो जो है लगातार समान परिणाम दे, तो ये होता है विश्वसनीयता। महत्व की बात करें तो यदि जो है एक परीक्षण विश्वसनीय नहीं है, तो उससे प्राप्त जो परिणाम है अब विश्वसनीय होंगे और व्यक्ति के व्यवहार के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं दे पाएगा। फिर है वैधता। इसकी परिभाषा की बात करें तो वैधता जो है वह कसौटी है जो यह सुनिश्चित करती है कि जो परीक्षण है वास्तव में उसी गुण या विशेषता को मापता है जिसे जो है मापने के लिए उसे बनाया गया। मतलब जो है वैधता का मतलब होता है कोई जो है यंत्र बनाया गया तो उसी चीज़ को ये माप रहे हैं कि नहीं माप रहे हैं, ठीक है, तो ये वैधता जरूरी होती है। इसके महत्व की बात करें तो उदाहरण के लिए यदि कोई जो है बुद्धि परीक्षण मापना चाहता है तो उसे जो है बुद्धि के संबंधित सवालों का उत्तर देने में व्यक्ति की क्षमता को मापना चाहिए, ना कि किसी अन्य चीज़ को, ठीक है। एग्जाम में क्या है, कभी कभी जो है विश्वसनीयता किसे कहते हैं, वैधता क्या है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो इनको भी देख लेना। मानकीकरण की हम बात करें इसमें, तो मानकीकरण में जो है जो परीक्षण की सामग्री होती है, जो प्रशासन और स्कोरिंग की प्रक्रियाओं को एक समान बनाना शामिल है इसमें, ताकि सभी जो परीक्षार्थी हैं उसको एक तरह का जो है अनुभव जो हो सके। महत्व इसमें दिया हुआ इसका कि मानकीकृत परीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि परीक्षण सभी व्यक्तियों पर एक समान तरीके से लागू हो। ये मानकीकरण होता है जो जैसे कि आप पेपर देने जाते तो सभी का पेपर सेम आता है, एक ही तरीके से जो है पेपर होता है, ठीक है, तरीके से लागू हो, जिससे व्यक्तिगत पूर्वाग्रह समाप्त हो जाते हैं और परिणाम की तुलना जो है करना संभव हो जाता है। फिर है वस्तुनिष्ठता। तो ये क्या होता है, वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कि जो है परीक्षण की स्कोरिंग और व्याख्या व्यक्तिगत जो है पूर्वाग्रह से मुक्त हो। मतलब जो है व्यक्तिगत पूर्वाग्रह मतलब होता है कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से कोई अनुमान लगा लेना, तो इससे मुक्त होना चाहिए, क्योंकि दूसरे के बारे में आप जो है पूर्व अनुमान लगा लेना कि व्यक्ति इतना बुद्धिमान है, तो ये जज करना जो है सही नहीं है वस्तुनिष्ठता में, जब तक उसका टेस्ट ना लिया जाए। इसके महत्व की हम बात करें तो परीक्षण के प्रशासक और जो है व्याख्याकार के व्यक्तिगत विचार, उसकी भावनाएं परिणामों को जो प्रभावित ना करें या जो है वस्तुनिष्ठ सुनिश्चित करती है। तो यहाँ से संक्षेप में हम यदि कहें तो एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है तभी उत्तम माना जाता है जब वह जो है विश्वसनीयता हो, उसमें वैधता हो, ठीक है, उसका जो मानकीकृत है और जो है जो वस्तुनिष्ठ हो, ताकि वह जो है किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का सटीक और एक निष्पक्ष मूल्यांकन कर सके। इसी को मनोवैज्ञानिक
परीक्षण कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। अब बुद्धि परीक्षण क्या होता है? बुद्धि परीक्षण आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की जो है मानसिक क्षमता, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति और जो है समस्या समाधान कौशल को मापा जाता है। इसी को हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से आप किसी व्यक्ति की जो है उसकी मानसिक क्षमता मापते हैं, उसकी तर्क शक्ति क्या है तर्क करने की, उसकी स्मरण शक्ति क्या है याद करने की क्षमता क्या है, और उसकी जो समस्या समाधान कौशल को मापा जाता है। इसी को हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा। अगला भी क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। तो बुद्धि परीक्षण जो है ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामूहिक, एक होता है प्रदर्शनी जो बुद्धि परीक्षण, जिसमें से व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे। सबसे पहले व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है, इसको समझो। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एक जो है प्रशिक्षित परीक्षक द्वारा एक व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से वह परीक्षक प्रश्न पूछता है और उत्तरों का मूल्यांकन करता है, ठीक है। इसी को हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इसमें एक ही व्यक्ति से जो है सवाल पूछा जाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है कई व्यक्तियों पर एक साथ जो है किया जाता है, जिससे यह जो है समय और संसाधन बचाने में मदद करता है। तो कुछ बुद्धि जो कि समूह बुद्धि परीक्षण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि जो है ओटिस लेंसल परीक्षण। फिर अगला इसमें है कि प्रदर्शन जो है बुद्धि परीक्षण ये क्या होता है। तो प्रदर्शन बुद्धि परीक्षण जो है में मौखिक या जो है लिखित उत्तर की बजाय व्यक्ति के व्यवहार, उसकी क्रियाओं का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। इसमें क्या है प्रदर्शन बुद्धि में, इसमें व्यक्ति के जो लिखित जो व्यवहार होते हैं या फिर जो मौखिक व्यवहार होते हैं, इसको इसमें नहीं देखा जाता है, बल्कि उसकी क्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है। उसका जो व्यक्ति का जो व्यवहार है, उसकी जो क्रियाएं हैं, उसका इसमें मूल्यांकन किया जाता है। या जो है कम पढ़े लिखे लोगों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से इसकी विशेषता क्या है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की और सामूहिक बुद्धि परीक्षण की। तो व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण होता है यह एक समय में एक ही व्यक्ति पर जो है किया जाता है। पहला अंतर तो ये हो गया, ठीक है, जिसमें विस्तृत गहन जानकारी मिलती है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, या एक साथ जो है कई लोगों पर जो है परीक्षण किया जाता है, जो बड़े समूह के लिए जो है तेज और कुशल होता है, लेकिन ये कम विस्तृत होता है, क्योंकि इसमें जानकारी जो है प्रत्येक व्यक्ति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती है। व्यक्तिगत जो है परीक्षणों में अधिक समय और जो है एक प्रशिक्षित जो परीक्षक की आवश्यकता होती है व्यक्तिगत में, और वही सामूहिक परीक्षाओं का उपयोग जो है एक बड़े पैमाने पर होता है और कम संसाधन भी जो है लगते हैं। एक ही टीचर चला गया, जाकर जो है सभी ग्रुप का पूरा टेस्ट ले लिया, इसमें जो है टीचर भी की बचत हुई, समय का भी बचत हुआ। एक जो है स्टूडेंट से टेस्ट लेगा तो काफ़ी समय जाएगा, तो इस तरह से समय भी बचता है। चलेगा। फिर क्वेश्चन व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व के बारे में मैंने आपको चर्चा कर लिया था, लेकिन यहाँ से भी हम देखेंगे व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में, इसके प्रभावित करने वाले जो घटक हैं इनको हम समझेंगे। तो शाब्दिक दृष्टि से व्यक्तित्व जो शब्द है पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। व्यक्तित्व को हम इंग्लिश में पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी जो शब्द है ये लैटिन भाषा का जो है पर्सोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका प्राय होता है नकली चेहरा। प्राचीन समय अवधि में व्यक्तित्व का अर्थ जो है शारीरिक रचना, उसका रंग रूप, उसकी वेशभूषा आदि से लगाया जाता है। आपने देखा होगा समाज में सभी प्रकार के व्यक्ति हैं, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक भिन्नता होती है, तो यही व्यक्तित्व होता है सभी व्यक्ति का, ठीक है। इससे लगाया जाता है। जो व्यक्ति बाहरी गुणों से जितना अधिक जो है प्रभावित कर सकता है, वह उतना ही अधिक प्रभावशाली जो है माना जाता है। लेकिन सच तो यह है कि व्यक्तित्व का निर्धारण जो है अनेक प्रतिकारकों से होता है। कौन कौन से प्रतिकारक हैं? तो मनोवैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है कि व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य जो जितनी भी विशेषताएं हैं, मतलब व्यक्ति का जो आंतरिक विशेषताएं हैं, जो इसकी बाह्य जो गुण हैं, ठीक है, तो इनकी विशेषता और योग्यता का भी लक्षणताएं होती हैं, और उन सब का एक समन्वित जो है रूप ही व्यक्तित्व होता है। यहाँ से परिभाषा बहुत सारे हमारे जो कि शिक्षा शास्त्रियों ने स्पष्ट किया है, जैसे कि रेक्स राक लिखते हैं कि व्यक्तित्व जो है समाज द्वारा मान्य सामान्य गुणों का जो है एक संतुलन है। मतलब जो है व्यक्तित्व क्या है, समाज द्वारा मान्य जो सामान्य गुण हैं उसका एक संतुलन है। फिर है गिलफोर्ड लिखते हैं कि व्यक्तित्व जो है गुणों का एक समन्वित जो है रूप है। अल्पोर्ट जी लिखते हैं कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के अंदर और उस जो है मनोशारीरिक संसाधनों का गयात्मक संगठन जो वातावरण के साथ जो अपना अनूठा जो है समायोजन स्थापित करता है। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी,
उसका व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व कैसा दिखता है, देखने में कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा दूसरे के प्रति, तो इसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं। कुछ जो है ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, अच्छे स्वभाव के, तो ये सब क्या है, ये व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। और भी यहाँ से परिभाषा लिखी हुई है कि व्यक्तित्व जो है उन विशिष्ट तरीकों से जो है प्रभावित होता है जिसमें व्यक्ति जो है क्या सोचता है, एक व्यक्ति क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, और जो है व्यवहार कैसा करता है दूसरे के प्रति। तो इन सभी गुणों का एक समुच्चय होता है जो हर व्यक्ति को अद्वितीय बनाता है। हर व्यक्ति को अद्वितीय का मतलब होता है एक दूसरे से भिन्न बनाता है, क्योंकि दो व्यक्तियों की जो पर्सनालिटी एक जैसे कभी नहीं हो सकती। हो सकता है दूसरा व्यक्ति जो है गुस्से वाला हो, एक जो है व्यक्ति जो है गुस्से वाला ना हो, कोई जो है लंबा हो, कोई जो है ज़्यादा लंबा ना हो, कोई मोटा हो, कोई पतला हो, ठीक है, कोई गोरा हो, कोई काला हो। तो इस तरह से एक जैसा नहीं हो सकता है सभी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, उसमें हर व्यक्ति में अद्वितीय बनाता है हर व्यक्ति से। उदाहरण के लिए जैसे कि एक व्यक्ति जो है शांत और स्थिर होता है, अभी हो सकता है दूसरा व्यक्ति जो है मिलनसार और ऊर्जावान से भरपूर हो सकता है, और इस जो है भिन्नता को हम व्यक्तित्व कहते हैं। तो इस तरह से सभी लोगों में भिन्नता पाई जाती है, इसी हम भिन्नता को व्यक्तित्व कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तरीके से आपको जो है बना कर आपको लिख देना। अब यहाँ से व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके हम जैविकीय कारक को हम देखेंगे। तो ये जो कारक होते हैं व्यक्ति के आनुवंशिकता एवं जो है जैविक प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं। पहला तो ये हो गया इसका कारक। दूसरा है किसी व्यक्ति की शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य उसके जो है माता पिता के स्वास्थ्य से वंशानुगत होते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी होते हैं कुछ माता पिता से ये जेनेटिक भी होती है, ठीक है। फिर है समानता, लंबे माता पिता के बच्चे भी जो है लंबे होते हैं। जैसे कि जिन माता पिता जो भी लंबे हैं तो उनके बच्चे भी जाहिर सी बात है लंबे होगी, पर्सनालिटी होती है। जो छोटे होंगे उनके बच्चे छोटे भी होते हैं, ये बात में सच्चाई है। फिर है माता पिता की त्वचा के रंग का स्वभाव भी जो है बच्चे पर पड़ता है। जैसे कि माता पिता जो है अच्छे गोरे रंग के होंगे तो बच्चा भी जो है गोरे रंग का होगा, तो ये भी जो है इसका प्रभाव पड़ता है। यह है जैविकीय का कारण। अगर कोई व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से मजबूत होता है तो इसका जो है प्रभाव मानसिक शील गुणों के जो है विकास पर भी जो है पड़ता है। शरीर के स्थित विभिन्न जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे कि पीयूष और जो है पेक्रियास, एड्रिनल, थायराइड आदि जो है किसी व्यक्ति के शारीरिक विकास को जो है नियंत्रित करता है। और फिर इसकी अगला जो कारक दिया हुआ है कि व्यक्ति जो है विभिन्न शारीरिक मानसिक कमियों से ग्रसित होता है और उससे उनका जो है व्यक्तित्व जो है प्रभावित होता है। फिर है पर्यावरणीय कारण। क्या है, ये जो कारण है जिनका संबंध जो व्यक्ति के बाह्य वातावरण और उसके समाज और संस्कृति से होता है। पर्यावरणीय जो कारकों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक जो इसमें शामिल किए जाते हैं। और सामाजिक कारकों में व्यक्ति जिस समाज में रहता है, मतलब व्यक्ति जैसे कि जिस समाज में रहता है, जिस परिवार में रहता है, वहाँ का वातावरण क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति का है, उसका पालन पोषण आदि जो है व्यक्तित्व को के ऊपर जो है कह सकते हो विकास को ही प्रभावित करता है। फिर है माता पिता का जो है अत्यधिक कठोर होना या जो है बहुत प्रेम करना, बच्चे की जो है हर बात का समर्थन करना ही व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप में परिवर्तित कर सकता है। मतलब जो है जिस तरह से आपके माता पिता होंगे गुस्सैल होंगे तो बच्चा भी धीरे धीरे गुस्सैल हो जाएगा, तो इस तरह से बच्चे के ऊपर इसका भी प्रभाव पड़ता है। फिर है परिवार के सदस्यों के मध्य आपसी संबंध होने पर बच्चे में जो है आत्मविश्वास, अन्य लोगों पर विश्वास आदि गुण जो है विकसित होते हैं। जैसे कि आपके परिवार में रोज जो है लड़ाई दंगा होता है तो ये भी जो है देखा जाए तो बच्चा जो है धीरे धीरे उसमें भी ऐसे गुण जो है उत्पन्न हो जाएंगे, ये भी प्रभावित करता है। फिर है विद्यालय जो है परिवेश, मित्र समूह, अन्य कारकों जो है ये भी जो है प्रभावित करते हैं जो है व्यक्तित्व को। जैसे कि विद्यालय परिवेश क्या है, विद्यालय का जो है वातावरण कैसा है, कैसे पढ़ाते हैं, तो व्यक्तित्व ये भी बच्चे को प्रभावित करता है। आपके मित्र कैसे हैं, अच्छे होंगे या फिर लत जैसे कि खराब होगी उनके, तो आप भी धीरे धीरे उनकी संगत में आ जाएंगे, तो ये भी जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। फिर है व्यक्ति जिस संस्कृति में पला बड़ा है वहाँ के जो है तौर तरीके, रीति रिवाज और जो है धार्मिक गुण आदि व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। मतलब जो है आप जिस भी धर्म में आप पैदा होते हैं मान लो, तो वहाँ उसी की रीति रिवाज आप फॉलो करोगे, वही धार्मिक जो है स्पिरिचुअल गुणगान करोगे उसका। यही जो है ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो व्यक्ति पर महत्वपूर्ण जो है अपना इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिख देना है। मैंने जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्य इसके
कोई भी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस क्लास के बाद। इन सभी प्रश्नों को आपको रट के ही अपना एग्जाम आपको देने जाना है। अन्य इसकी जितनी भी क्लासें हैं, इसका सेकंड पेपर भी आ चुका है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने 5 सेमेस्टर के अन्य सब्जेक्ट भी कवर कर दिया है, आप जाकर इसकी सारी की सारी तैयारी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।